युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। परम पूज्य गुरु जी की जय। परम पूज्य गुरु जी की जय। हाँ जी, आपका कैमरा ही बंद है। मेरा कैमरा ऑन है बट वो ब्लॉक्ड बता रहा है। परमिशन नहीं है उसको, कैमरे को, इसके लिए बता रहा है ब्लॉक। परमिशन नहीं है। वापस से चाहिए तो इसी लिंक पे जुड़े और उस समय ऑन करके जुड़े कैमरे को। हाँ, मैं एक बार फिर से रिजॉइन होती हूँ ना। हाँ ठीक है, तब तक मैं इनका परिचय करा देता हूँ। हाँ जी, अभी जुड़ चुके हैं आप। ठीक है, आप मानसिक सबसे पहले लोगों को तैयारी करा दिए 5-7 मिनट, उसके बाद हम सत्र के ऊपर बढ़ते हैं। कैमरा का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सबसे पहले तो पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये सत्र लेने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पंडित जी ने मुझे ये सत्र लेने के लिए मोटिवेट किया है। एक बार मेरे मन में आया था कि मैं ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, तो फिर उन्होंने बोला क्यों नहीं ले सकते, सब ले सकते। और उनका वो मोटिवेशन जो उन्होंने मुझे बोला था ना, तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक कर गया और मैंने कहा नहीं, अब मैं लूंगी ही सही। और एक बात और बताऊं, हमारी बात हुई थी पहले कि मैं आधे घंटे का सेशन लूंगी केवल, उससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगी। फिर पर वही मैंने बताया, पंडित जी की बात से मैं इतना मोटिवेट हुई कि मैंने उन्हें बोला कि मैं पूरा 2 घंटे का सेशन लूंगी। तो उसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। आदरणीय सभी वरिष्ठ सारथियों, सभी ज्ञान पिपासु सारथियों को मेरा सादर प्रणाम। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। अब सबसे पहला हमारा नी डिकोड में हमारा टॉपिक है घुटना। हम पहले घुटना समझेंगे, घुटना क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो और मैं एक बात और बता दूं, अगर कहीं मुझसे गलती हो तो आप आखिरी में मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटना क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम पहले पूरा जानेंगे। आप सभी लोगों को तो पता ही है, फिर भी हम एक बार रिवीजन करते हैं। घुटना शरीर का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल और सबसे अधिक उपयोग होने वाला जोड़ होता है। ये केवल 2 हड्डियों का जोड़ नहीं होता, ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत जैविक मशीन बोल सकते हैं इसे, जिसमें कई संरचनाएं मिलकर और संतुलित होकर काम करती है। तो चलिए पहले इन संरचनाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है हड्डियों की, जो सभी को पता है। घुटने की उसमें 4 हड्डियां होती है। पहली फीमर बोन, ऊपर वाली, मतलब जो जांघ वाली हड्डी होती है वो फीमर बोन। यह शरीर को क्या करती है, सबसे मजबूत और सबसे लंबी मजबूत करती है, और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। ठीक है। दूसरी होती है टिबिया, जो नीचे की हड्डी कहलाती है। ये शरीर का अधिकांश भार इसी हड्डी पर आता है और ये फीमर के साथ मिलकर मुख्य नी जॉइंट बनाती है। दोनों मिलकर मुख्य नी जॉइंट, फीमर और टिबिया से मिलकर मुख्य नी जॉइंट बनता है हमारा। तीसरा आता है पटेला। पटेला को हम क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं। यह घुटने के एकदम सामने स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य है घुटने की सुरक्षा करना और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। ठीक है। तो अपनी हो गई फीमर बोन, टिबिया, पटेला, और चौथा हो गया फिबुला। फिबुला क्या करता है, ये घुटने को बाहर की तरफ से सपोर्ट देती है। ठीक है। यदि ये इसका शरीर का अधिक भार इस पर नहीं आता है, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट ये
प्रोवाइड करती है हमारे घुटने को। तो इस तरह से इन चारों हड्डियों के संतुलित कार्य से हमारे घुटने की मूल संरचना तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, यदि क्या केवल हड्डियां ही पर्याप्त है कि हमारा पट्टी हड्डियां हो गई और हमारा घुटने का काम हो गया? नहीं, हड्डियां के साथ हमको अब ये हड्डियां इधर उधर न खसके, तो ये देखना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, इन हड्डियों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। इनकी एक रस्सी जैसी संरचना होती है, उसे बोलते हैं लिगामेंट, यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, ताकि ये हड्डियों को इधर उधर जाने से रोक के रखें। ठीक है, तो ये लिगामेंट्स हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। अब हमारे घुटने में लिगामेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 4 मेन लिगामेंट्स की बात करेंगे। आप सभी को पता है ACL, PCL, MCL और LCL। ठीक है, सबसे पहला है ACL। ACL को हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका कार्य क्या होता है, घुटने को आगे की ओर खिसकने से रोकना। ठीक है, और यदि ACL में चोट आ जाए तो घुटने की स्थिरता कम होगी, क्योंकि हमारा ये जॉइंट स्टेबिलिटी देता है ना, तो वो स्थिरता उसकी कम होगी अगर ACL में चोट आए तो। सेकंड होता है PCL, यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यह घुटने को पीछे की ओर जाने से रोकता है। ठीक है, तो यानी ACL आगे की सुरक्षा करता है और PCL पीछे की सुरक्षा करता है। ठीक है, तीसरा हो गया MCL, यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसका अर्थ क्या, मीडियल का मतलब होता है अंदर की ओर। तो ये क्या होगा, घुटने को अंदर की तरफ असामान्य रूप से आने को या झुकने को या खिसकने को से बचाएगा। ठीक है, अगला होता है चौथा LCL। एक हो गया मीडियल अंदर वाला और LCL हो गया बाहर वाला, मतलब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल का मतलब होता है बाहर की ओर, तो इसका कार्य होता है घुटने को बाहर की ओर स्थिर रखना, मतलब आगे ज्यादा खसकने से बचाना, बाहर की ओर खसकने से बचाना। इस तरह से हमारे चारों लिगामेंट्स मिलकर घुटने को चारों दिशाओं से स्थिर रखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मसल्स की। अब क्या हम केवल हड्डियां और लिगामेंट्स हमारे होने से घुटना काम करेगा? नहीं, अब इस घुटने को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मसल्स की, मांसपेशियों की। ठीक है, अब वैसे तो मांसपेशियां बहुत सारी होती है जो घुटने के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मांसपेशियां, जरूरी मांसपेशियां होती है, उनमें होती है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। ठीक है, और ये दोनों भी, और ये क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग भी हम ऐसे सिंगल मसल का नाम नहीं है कि एक मसल हो गई क्वाड्रिसेप, ये भी मसल का ग्रुप है, वो क्वाड्रिसेप मसल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप। ये कई मांसपेशियों से जुड़ के बनी है, ये जांघ के सामने की मांसपेशी होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? घुटने को सीधा करना और शरीर का भार संभालना। जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो क्वाड्रिसेप मसल्स जो होती है उसकी मुख्य भूमिका होती है। अगली होती है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल क्या होती है? जांघ के पीछे की मांसपेशी होती है। इसका कार्य क्या होता है? घुटने को मोड़ना और चलते समय संतुलन बनाए रखना। ठीक है, यानी सामने की मसल हो गई क्वाड्रिसेप्स और पीछे की मसल हो गई हैमस्ट्रिंग, और दोनों मिलकर घुटने की गति को नियंत्रित करेगी। ठीक है, अब हमने हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा तो उसको बोला लिगामेंट। अब हम मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ेंगे। यदि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडन। जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े वो लिगामेंट, और जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े वो टेंडन। अब टेंडन कितने होते हैं देखिए, हम बात करते हैं अब क्वाड्रिसेप टेंडन। क्वाड्रिसेप टेंडन क्या होगा? जो क्वाड्रिसेप मसल्स को हड्डी से जोड़ेगा वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन। हैमस्ट्रिंग टेंडन जो हैमस्ट्रिंग मसल्स को हड्डी से जोड़ेगा वो हैमस्ट्रिंग टेंडन। और पटेलर टेंडन क्या होता है? पटेला को अर्थात नी कैप को मांसपेशियों से जोड़कर घुटने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया हमारा पटेलर टेंडन। तो हम एक क्विक देख लेते हैं एक बार कि घुटने को स्थिर रखने का कार्य कौन करेगा? लिगामेंट्स करेंगे। घुटने को चलाने का काम मसल्स करती है, और मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम टेंडन्स करते हैं। ठीक है, इस प्रकार बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स और टेंडन मिलकर घुटने को मजबूत भी बनाते हैं और गतिशील भी रखते हैं। ठीक है, अब हम उस संरचना पे जाते हैं जहां हमारी घुटने की अधिकतर समस्याएं शुरू होती है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, क्या होता है कि यदि दो हड्डियां आपस में सीधे रगड़ेंगी तो क्या होगा? घर्षण होगा। मतलब उसके बीच में कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों हड्डियां हैं और वो रगड़ खा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। घर्षण हो रहा है तो क्या होगा? दर्द होगा और धीरे धीरे हड्डियां घिसने लगेगी। तो इस समस्या से बचने के लिए
हमें नेचर ने क्या दिया है, ईश्वर ने क्या दिया है, घुटने के अंदर कुछ विशेष संरचनाएं बनाई है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है इसमें कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, एक कुशन की तरह काम करता है, जो हड्डियों के सिरों पर मौजूद एक चिकनी और मुलायम परत होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दो हड्डियों के बीच के घर्षण को कम करना और झटकों को सहन करना, क्योंकि कुशन हो गया, ये दोनों हड्डी के बीच में कुशन आ गया, तो वो घर्षण को कम करेगा और झटकों को सहन करेगा। यानी हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो सबसे पहला दबाव किस पे आएगा, ये कार्टिलेज ही सहेगा सबसे पहला दबाव। और इसी कारण यदि ये कार्टिलेज घिसने लगेगा, तो मतलब उसका कुशन खत्म हो रहा है, तो घुटने में दर्द आएगा, अकड़न आएगी और आगे जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया कार्टिलेज। अभी हम शॉर्ट में बात करें, आगे जाके इसका डिटेल भी हम देखेंगे, कार्टिलेज का पूरा डिटेल समझेंगे। अभी हम सिर्फ एक संरचना को एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कार्टिलेज कुशन हो गया, वही पर्याप्त हो गया? नहीं, प्रकृति ने घुटने के अंदर एक्स्ट्रा और सुरक्षा देने के लिए दो विशेष कुशन भी दिए, जिसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दो टाइप के मेनिस्कस होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मीडियल हमने पता था, मीडियल का मतलब होता है अंदर की ओर, लेटरल का मतलब होता है बाहर की ओर। तो मीडियल मेनिस्कस जो घुटने के अंदर वाली तरफ होता है, और लेटरल मेनिस्कस जो घुटने के बाहर वाली तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला आता है हमारा, देखिए क्या होगा, अब जब कोई मशीन है उसमें तेल पानी नहीं होता है, तो क्या होता है, उसके पार्ट्स हमारे एक टाइम के बाद घिसने लग जाते हैं और काम करना कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे घुटने के अंदर भी एक नेचुरल, एक प्राकृतिक चिकनाई है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये फ्लूइड क्या करता है, पूरे जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करेगा। ठीक है, पूरी चिकनाई बनाई रखेगा। जैसे एक मशीन में तेल डालते तो वो चिकनाई बना के रखती है, उसमें जंग नहीं लगता है, वैसे हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी चिकनाई देता रहता है, पूरे जो जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करेगा। घर्षण कम, अब लुब्रिकेशन है तो घर्षण कम होगा और कार्टिलेज को आवश्यक पोषण भी प्रदान करेगा। इसलिए स्वस्थ साइनोवियल फ्लूइड का होना घुटने के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है, ये साइनोवियल फ्लूइड बनाता कौन है, तो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, जॉइंट कैप्सूल की अंदर वाली परत होती है। ठीक है, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण करती है, और हम इसे हम घुटने का नेचुरल लुब्रिकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक टर्म देखी, जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, अब पूरी संरचना है को किसी ने चारों तरफ से सुरक्षित किया हुआ है, और उसी सुरक्षा कवच को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, ये पूरे नी जॉइंट को चारों तरफ से हमारे ढककर रखता है। इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी मजबूत परत और एक अंदर की परत, जिसे हम, इसी अंदर की परत को हमने अभी बोला था, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अभी हमने देखा साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। तो इससे इस प्रकार से जो जॉइंट कैप्सूल है वो केवल सुरक्षा ही नहीं देगा, बल्कि पूरे जॉइंट के वातावरण को भी सुरक्षित बनाएगा। ठीक है, अब आती है एक टर्म वर्सा। वर्सा क्या होता है, बहुत छोटी छोटी थैलियां होती है फ्लूइड से भरी हुई, छोटी छोटी फ्लूइड से भरी हुई थैलियां होती है। इनका काम क्या होता है, लिगामेंट, टेंडन और बोन के बीच में घर्षण को कम करना। ठीक है, अगला आता है फैट पैड। फैट पैड क्या होता है, ये पटेला के पीछे स्थित एक फैट टिश्यू होता है, मतलब एक मुलायम चर्बी युक्त भाग होता है, फैट टिश्यू होता है। ये भी झटकों को कम करेगा और सुरक्षा देने का काम करेगा। इसके बाद हमारा होता है पॉप्लिटियल फोसा। ये घुटने के पीछे का भाग होता है, यहीं से हमारी महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स जो होती है और नर्व्स होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए हम जब भी उपचार करते हैं तो इस क्षेत्र का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में कार्टिलेज की। मैंने अभी बताया था कार्टिलेज हमने पढ़ा था अभी छोटे में, अब हम उसको पूरा डिटेल में बात करते हैं। क्या होगा, कार्टिलेज क्या होती है, ये 2 से 4 mm की एक मोटी, चिकनी और मजबूत परत होती है। हड्डियों के बीच में कुशन का काम करती है, घर्षण को कम करती है, झटकों को सहन करती है और घुटने की स्मूथ मूवमेंट को बनाए रखती है। ठीक है, इन कार्टिलेज को अब 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुपरफिशियल जोन, मीडियल जोन, मिडिल जोन, डीप जोन और कैल्सिफाइड जोन। तो पहला जोन क्या हुआ, सुपरफिशियल जोन। ये क्या होती है, सबसे ऊपर की चिकनी परत होती है और ये फ्रिक्शन को
कम करती है, सुपरफिशियल जोन। दूसरा होता है मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। इसका मुख्य कार्य शॉक एब्जॉर्प्शन का है, झटकों को सहन करना। तीसरा होता है डीप जोन। डीप जोन क्या करेगा, कार्टिलेज को मजबूती प्रदान करेगा और भार सहने की क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, कार्टिलेज को मजबूती देगा और भार सहने की क्षमता बढ़ाएगा। और चौथा होता है कैल्सिफाइड जोन। कैल्सिफाइड जोन क्या करेगा, ये कार्टिलेज को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, कैल्सिफाइड जोन जो होता है ये कार्टिलेज को हड्डी से जोड़ता है। तो इस तरह से इन चारों भागों का अपना अपना कार्य होता है। अब कार्टिलेज को एवेस्क्युलर टिश्यू कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है एवेस्क्युलर टिश्यू, क्योंकि इसमें सीधे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और यदि ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो फिर कार्टिलेज जीवित कैसे होता है, इसे भोजन कहाँ से मिलता है। तो वही अभी हमने देखा था साइनोवियल फ्लूइड से। ये साइनोवियल फ्लूइड हमारी कौन बनाएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाएगी। तो इस तरह से मेम्ब्रेन जो है कार्टिलेज के लिए आवश्यक पोषक तत्व तैयार करेगी, और तो हमारा भोजन तैयार करने वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, और जो भोजन तैयार हुआ उसे हमने क्या कहा, साइनोवियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो होता है कार्टिलेज तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है। इस फ्लूइड में क्या होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब होते हैं, और यही कार्टिलेज का वास्तविक भोजन होता है, जिसको हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, अब कार्टिलेज अपना भोजन सीधे तो नहीं लेती है, इसने तो अभी क्या करा, कार्टिलेज तक पोषक तत्व पहुंचाया फ्लूइड ने, पर अब कार्टिलेज अपना भोजन लेगा कैसे, कैसे लेता है, तो सीधे ब्लड से तो लेता नहीं है। तो ये क्या करता है, एक मैकेनिकल पंप की तरह काम करता है। कैसे, जिस प्रक्रिया से ये भोजन प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन की 2 स्टेप्स होती है। प्रक्रिया कौन सी होती है, डिफ्यूजन, इसकी 2 स्टेप्स होगी, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। अब इसे कंप्रेशन डिकम्प्रेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पंज की तरह इसको समझेंगे। जैसे एक स्पंज होता है, उसमें पानी भरा होता है, तो हम उसको जैसे ही दबाते हैं तो उसका पानी बाहर निकल जाता है, और छोड़ते हैं तो वापस वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो इसी तरह कार्टिलेज भी एक स्पंज की तरह काम करता है। जब हम चलते हैं तो शरीर का भार घुटने पर पड़ता है, और इससे क्या होगा, कार्टिलेज दबेगी, और इस कार्टिलेज के दबने को क्या कहेंगे हम, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबना। तो जब हम चले तो चलने पर शरीर का भार किस पे आया, घुटने पे आया, कार्टिलेज दबी, तो इस अवस्था को हमने बोला कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन के समय क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कंप्रेशन के समय जो कार्टिलेज, इसके अंदर कार्टिलेज अपने अंदर मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे स्पंज में पानी बाहर निकलता है दबाने पे, वैसे ये कंप्रेशन के टाइम पे कार्टिलेज अपने अंदर मौजूद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, और ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में चले जाते हैं। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन की यूनिट ए जो होती है, उसमें 2 यूनिट होती है, तो उसमें यूनिट ए जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको फर्स्ट समझ में आई कंप्रेशन की। अब दूसरा स्टेप आती है डीकम्प्रेशन, मतलब स्पंज को वापस छोड़ना। तो स्पंज छोड़ना मतलब यहाँ पे हमने हमारे पैर को जमीन से ऊपर उठाया, तो क्या होगा, कार्टिलेज फिर से अपने मूल आकार में लौटा। तो उस समय क्या होगा, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगी। ये वैक्यूम क्या होती है, इसमें पोषक तत्वों से भरपूर साइनोवियल फ्लूइड को अपने अंदर खींच लेती है। इसमें जो हम छोड़ेंगे, इसको पैर को हमारा ऊपर उठाएंगे तो इसमें एक वैक्यूम बनेगी। ये वैक्यूम जो होगी, जो साइनोवियल फ्लूइड, जिस पोषक तत्व से भरा हुआ जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको अंदर की ओर खींच लेगी, और यही हमारे कार्टिलेज का भोजन होगा, उसका पोषण होगा। तो सीधे से हम एक बात करें, कंप्रेशन में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला, डिकम्प्रेशन में नया पोषण अंदर आया, और ये हुई डिफ्यूजन की पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब यदि इस तरह से यदि डिफ्यूजन की पूरी प्रक्रिया ठीक से ना हो तो क्या होगा, कार्टिलेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा। और क्योंकि उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो भूखा रह जाएगा और धीरे धीरे करके घिसने लगेगा, और यही भूखा कार्टिलेज आगे जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि केवल भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, शरीर को चलाना भी उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, और हाँ एक बात और कि ये बात उन लोगों के लिए है जिनका कार्टिलेज अभी सुरक्षित है, ठीक है अभी। और यदि जिनका कार्टिलेज पहले से डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, तो जो भी आपको करने व्यायाम या चलने का तरह वो आपको चिकित्सकीय सलाह के अनुसार होना चाहिए। ये अभी हमने बात बताई जिनका कार्टिलेज अभी सही है, तो आगे उसमें डैमेज ना हो, आगे सुरक्षित रहे, उसके लिए है। ठीक है,
अब चलिए हम बात करते हैं घुटना। हमारे घुटने का कार्य क्या है? घुटने के हमारे केवल दो ही कार्य होते हैं, मुख्य रूप से वो केवल दो ही काम करता है। एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? घुटने का मुड़ना। फ्लेक्शन का मतलब होता है घुटने का मुड़ना। जैसे हम बैठे, सीढ़ियां चढ़े तो हमारा पैर ऐसा रखा था तो हमारा घुटना मुड़ता है, या कुर्सी पर बैठे तो घुटना मुड़ा, मतलब वहां पे क्या हुआ? फ्लेक्शन हुआ। और दूसरा होता है एक्सटेंशन, मतलब सीधा होना। ठीक है, तो घुटने का एकदम सीधा होना कब? जब हम खड़े होते हैं या पैर को आगे सीधा करते हैं तो एक्सटेंशन हुआ। तो सिंपल घुटने के दो ही काम होते हैं, एक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मुड़ना और सीधा होना। और यदि ये सही प्रकार से चलते रहे, ये दोनों काम अगर ठीक से, मतलब हमारा चलना उठना बैठना सीढ़ियां चढ़ना सब कार्य आसानी से होंगे। और यदि इसमें रुकावट आई तो हमारी दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होगी। ठीक है, इसलिए इन दोनों कार्यों को भी समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हम इस घुटने की बीमारियों पर आते हैं। ठीक है, घुटने से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां आती है? तो सबसे पहले हड्डियों की बीमारी होती है। हम बात करते हैं सबसे पहले हड्डियों की बीमारी। अब हड्डियों में भी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है घुटने की हड्डियों में? सबसे आता है ऑस्टियोफाइट्स। इसमें क्या होता है? हड्डियों के किनारों पर एक एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होते हैं वो जमा हो जाता है और छोटे छोटे ऐसे उभार, मतलब स्पर्श बन जाते हैं, जो कि आसपास की जो उसकी संरचना है उसको चुभने लगते हैं, और चुभते हैं तो फिर वो दर्द का और जकड़न का कारण बनते हैं। उसके बाद होती है दूसरी ऑस्टियोपोरोसिस। सभी को पता है ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होती है और अगर छोटी सी भी चोट लगी तो फ्रैक्चर होने का कारण बनती है, चांसेस ज्यादा होते हैं फ्रैक्चर होने के जल्दी से। उसके बाद होती है ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस में क्या होता है? जब हड्डी के किसी भाग तक ब्लड सप्लाई कम होती है या नहीं होती है तो उस भाग की कोशिकाएं क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और इस अवस्था को हम बोलते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, वैसे मैं बहुत शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हड्डी से संबंधित बीमारियां। अब लिगामेंट की समस्याएं। लिगामेंट की क्या क्या समस्याएं आती है? एसीएल, जैसे हमने पढ़ा 4 लिगामेंट्स, तो उनसे संबंधित समस्या आएगी। तो एक आएगा एसीएल टीयर। अगर एसीएल टीयर आया मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए एसीएल हमें पता है क्या होता है। तो उस एसीएल में टीयर हुआ, यदि हमको समझ में आ गया कि घुटने की आगे की ओर खिसकने से रोकता है तो उस साइड में हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पीसीएल इंजरी आया तो हमें पता है पीसीएल मतलब पीछे की स्थिरता से जुड़ा होता है, जो घुटने को पीछे खसकने से रोकता है, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है। एमसीएल स्प्रेन आया मतलब हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि घुटने की मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है तो घुटने की अंदर वाली साइड का लिगामेंट में प्रॉब्लम आई है। एलसीएल इंजुरी है तो इसका संबंध कहाँ से होगा? लेटरल साइड, मतलब बाहर की साइड से होगा। तो अब हमको नाम देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हमारी समस्या समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ समस्या है, उसके बाद ही हम उपचार कर पाते हैं। और एक होता है लिगामेंट स्ट्रेन। कई बार क्या होता है, लिगामेंट पूरी तरह से नहीं टूटता है बल्कि उसमें खिंचाव आता है। स्ट्रेन बोलो या स्प्रेन बोलो, इसे ही बोलते हैं। जो खिंचाव आता है उसी को स्ट्रेन या स्प्रेन बोलते हैं। इसमें क्या होगा? दर्द होगा, सूजन होगी और चलने में भी असुविधा हो सकती है। ठीक है, अगला होता है मेनिस्कस की प्रॉब्लम। मेनिस्कस में क्या होता है? वो हमारे घुटने का कुशन है। इसमें क्या समस्या आएगी? मेनिस्कस टियर होगा। अब ये भी वही दो प्रकार से होगा, मीडियल मेनिस्कस टियर या लेटरल मेनिस्कस टियर। मीडियल मेनिस्कस हमको पता है क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? मरीज को चलने बैठने मुड़ने वजन लेने में तकलीफ होगी। तो हम नाम से समझ जाएंगे कौन सा मेनिस्कस टियर हुआ है। इसके बाद आएगा अगला टेंडन की समस्याएं। टेंडन हमको पता है क्या होते हैं। अब टेंडन में यदि सूजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? टेंडनाइटिस। इसका क्या होता है? बार बार तनाव आया, चोट आई, उसके कारण क्या होता है? टेंडन में सूजन आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? चलने सीढ़ियां चढ़ने वही बैठने उठने में दर्द महसूस होगा। इसके बाद आता है बर्सा। बर्सा की समस्या मतलब बर्सा हमारी बताया था छोटी छोटी फ्लूइड से भरी हुई थैली होती है जो हड्डियों टेंडन और लिगामेंट के बीच में घर्षण को कम करती है। तो अब इस बर्सा में इन थैलियों में सूजन आ जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? बर्साइटिस। बर्सा में सूजन आए तो बर्साइटिस, टेंडन में सूजन आए तो टेंडनाइटिस। ठीक है, इसमें भी वही सूजन और दर्द और दबाने पर बहुत संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगली आती प्रॉब्लम बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट में क्या होगा? घुटने के पीछे स्थित जो बर्सा है इसमें जो द्रव होता है वो अधिक बढ़ जाएगा, तो इस पर बेकर सिस्ट बन जाती है और इसमें पीछे की ओर सूजन और जकड़न महसूस होगी। तो ये हो गया हमारा
बेकर सिस्ट। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन की समस्या है, क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, साइनोवाइटिस। ये हमने देखा साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। और यदि अब देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, तो यदि साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आई, जो भी प्रॉब्लम आई, सूजन आई, साइनोवाइटिस हुआ, तो क्या हुआ, साइनोवियल फ्लूइड का भी संतुलन बिगड़ेगा। और साइनोवियल फ्लूइड का संतुलन बिगड़ा मतलब कार्टिलेज का पोषण प्रभावित हुआ, मतलब वो कहीं ना कहीं दिक्कत आगे जाके हमको दिक्कत देगा। तो इस तरह से पूरा कनेक्टेड है। अब कार्टिलेज की समस्या है। अब कार्टिलेज की प्रमुख समस्या क्या क्या है हमारी, पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको पता होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई एक दिन में, आर्थराइटिस एक दिन में नहीं होता, अचानक ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। इसमें वही धीरे धीरे क्या होता है, कार्टिलेज घिसेगा, घिसेगा तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा तो हड्डियों पे दबाव आएगा, और फिर धीरे धीरे करके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लग जाता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये एक समय के साथ बढ़ने वाली समस्या हो गई। इसमें क्या होगा, दर्द होगी, अकड़न होगी, चलने में कठिनाई, वही सीढ़ियां चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इस आर्थराइटिस के भी कई सारे प्रकार हैं। जब घुटने का दर्द केवल कार्टिलेज घिसने से नहीं होता है, उसमें कई विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस के भी उसके कारण हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये क्या होगा, उम्र के साथ भी होता है, या घर्षण होता है, या अधिक उपयोग के कारण कार्टिलेज धीरे धीरे घिसते हैं। दूसरा होता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें क्या होता है, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो स्वयं साइनोवियल मेम्ब्रेन पे आक्रमण करती है, और इससे क्या होता है, सूजन और दर्द बढ़ता है। अगला होता है गाउट। गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर, जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे अचानक से तेज दर्द और सूजन हो सकती है। अगला है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होगा, यदि किसी संक्रमण के कारण, कोई इंफेक्शन के कारण जोड़ों में मतलब के कारण जोड़ों में इंफेक्शन हुआ है, तो उसे सेप्टिक आर्थराइटिस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, दर्द के साथ बुखार भी होगा और सूजन भी हो सकती है। इसके बाद अगला होता है सोराइटिक आर्थराइटिस। जो सोराइसिस से पीड़ित होते हैं, त्वचा रोग जो होता है सोराइसिस, उससे पीड़ित कुछ लोगों में ये बीमारी जोड़ों को प्रभावित करती है, कर सकती है, जिसके कारण क्या होगा, घुटनों में दर्द और सूजन होगी। अगला है पटेला की समस्या। पटेला में प्रॉब्लम आई, पटेलर डिसलोकेशन हुआ तो भी प्रॉब्लम आई। कैसे होगा, कभी कभी चोट या अचानक से झटका लगा, उसके कारण पटेला क्या होगा, अपनी सामान्य स्थिति से खसक जाएगा, मतलब डिसलोकेट हो जाएगा। इसी पटेलर डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, घुटने की गति सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और दर्द जो होगा बहुत तेज दर्द होगा। एक सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था लूज बॉडीज का। लूज बॉडीज क्या होती है, कभी कभी कार्टिलेज या हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूटकर जॉइंट के अंदर ही घूमता रहता है। कार्टिलेज या हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूटकर अंदर ही अंदर जॉइंट के अंदर ही घूमता रहता है, उसे लूज बॉडीज बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है, एकदम से घुटना हमारा लॉक हो जाता है चलते समय, और ये दर्द और रुकावट महसूस होने लगती है हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नी पेन के हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दर्द, दर्द क्या होता है, सबसे पहला लक्षण हमारा हुआ दर्द। अब दर्द का मतलब क्या होता है, दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, दर्द एक सिम्टम होता है, एक संकेत होता है कि कहीं घुटने के किसी न किसी भाग में समस्या चल रही है। ठीक है, अब ये दर्द किस कारण से हो सकता है कार्टिलेज डैमेज हो सकता है साइनोवाइटिस हो, लिगामेंट इंजरी हो, मेनिस्कस टियर हो, बोन प्रॉब्लम हो, टेंडर, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम में से किसी भी कारण से हमारे दर्द हो सकता है। तो हम केवल दर्द देखकर बीमारी तय नहीं करेंगे, पूरा उसका जड़ से देखेंगे कि कहाँ दर्द हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, कैसा दर्द है। ठीक है, अगला होता है सूजन। सूजन भी एक सिम्टम होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यदि घुटना हमारा पूरा फुला हुआ लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा संभावना क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन की, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनोवाइटिस, अभी हमने देखा था। अक्सर इसमें क्या होता है, जॉइंट इफ्यूजन होता है, मतलब पानी भर जाता है, तो वो दिखाई देता है। ठीक है, मतलब, और यदि केवल एक विशेष स्थान पर सूजन हो तो अधिक संभावना किसकी होगी, बर्साइटिस की। यानी हमने बताया था बरसा में जो सूजन आई है, अगर एक ही स्थान पर सूजन दिख रही है तो उसमें संभावना बढ़ जाती है बर्साइटिस होने की। अब यदि बाहर से सूजन कम दिखे लेकिन दबाने पे दर्द हो रहा हो, बाहर से तो सूजन कम दिख रही है पर दबाते हैं तो उस पर दर्द होता है, तो यह समस्या किसकी होगी,
बोन की हो सकती है, हड्डी की हो सकती है, या अंदरूनी जो संरचना है उसमें हो सकती है। ठीक है, अगर बाहर सूजन नहीं दबाने पे दर्द हो रहा, एक विशेष स्थान पर सूजन है केवल, तो बर्साइटिस की संभावना हो सकती है। यदि बाहर से सूजन कम दिख रही है पर दबाने पे दर्द हो रहा है, तो ये हड्डी या अंदरूनी संरचना की कोई समस्या हो सकती है। ये हम उसके समझ सकते हैं स्वेलिंग के सिम्टम से। अब आता है स्टिफनेस। अब यदि मरीज बोलता है कि बहुत ऐसा स्टिफनेस हो रही है, अकड़न हो रही है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले मसल, टेंडन और लिगामेंट की तरफ, क्योंकि अकड़न जो होती है मुख्यतः इन्हीं संरचनाओं में होती है। तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए, अगर अकड़न है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए लिगामेंट, मसल्स और टेंडन पे। अब अगला है कट कट की आवाज आना। घुटने में कट कट की आवाज आती है, आपने सुना होगा, तो इसको बोलते हैं क्रैपिटस। क्रैपिटस इसका होता है, कट कट की आवाज। ये बहुत सामान्य शिकायत होती है। अब इसके क्या होते हैं? दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि जॉइंट के अंदर गैस के छोटे छोटे बुलबुले हैं, है ना। तो यदि पहली दूसरी बार उठने बैठने में आवाज आ रही है तो ये सामान्य है, पर अगर तीसरी बार भी लगातार आवाज आती रहे तो ये क्या संकेत देगा? कार्टिलेज डिजनरेशन, लिगामेंट वीकनेस, टेंडन वीकनेस, मेनिस्कस डैमेज और बोन टू बोन कांटेक्ट, मतलब घर्ष, मतलब हड्डी आपस में टकरा रही है, मतलब उसका कुशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कटकट की आवाज से भी हम पता कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। तो क्या इसमें क्या ध्यान रखना है? पहली दूसरी आवाज तो सामान्य हो सकती है, लेकिन बार बार आवाज आना मतलब डिजनरेशन का संकेत है। आया इतना समझ में? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। अब है हमारा जॉइंट लॉक होना। जॉइंट हमारा लॉक हो जाता है, घुटना पूरी तरह से मुड़ता नहीं है, मुड़ नहीं रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, मतलब लॉक हो गया है पूरी तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या संभावना बढ़ेगी? क्या ध्यान जाएगा हमारा? तो मेनिस्कस टियर हुआ है, कार्टिलेज डैमेज हुआ है, या लूज बॉडी हुई है। अभी हमने देखा था लूज बॉडी के बारे में। तो ये हमारा जॉइंट लॉक हुआ, तो हमारा ध्यान सीधे जाना चाहिए कि किसकी पॉसिबिलिटी होगी। या तो मेनिस्कस टियर हो सकता है, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, या लूज बॉडी हो सकती है। अगला है जॉइंट इनस्टेबिलिटी, मतलब घुटने का इम्बैलेंस, घुटना डगमगाना। यदि बोलता है पेशेंट कि हमारा बैलेंस नहीं रहा है, जॉइंट में इनस्टेबिलिटी है, घुटने का बैलेंस नहीं बन रहा है, तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? ये सुनते से हमारे क्या ध्यान होना चाहिए? एसीएल टीयर हो सकता है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, या सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है हो सकता है, या फिर मसल्स वीकनेस हो सकती है। ठीक है, जॉइंट इनस्टेबिलिटी हुआ मतलब घुटना डगमगाने जैसी स्थिति होती है, तो क्या होगा? उसकी संभावना हो सकती है कि एसीएल टीयर हो, या लिगामेंट इंजरी हो, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या मसल में वीकनेस हो। अगला है लालिमा हो या गर्माहट हो। यदि आपको दिख रहा है कि घुटना लाल हो रहा है और गर्म भी लग रहा है हाथ लगाने पे, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, या एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ऐसे इन मरीजों में हमको विशेष सावधानी रखनी है। जब हम उपचार करेंगे तो इनमें थोड़ा विशेष सावधानी हमको देनी है। यदि लालिमा हो मतलब घुटना लाल लग रहा हो और गर्म लग रहा हो, तो इसके दो कारण बनेंगे, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है या एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, अगला आता है डिफॉर्मिटी, विकृति। विकृति कैसे? यदि आपको घुटना, सामने पेशेंट आया, कई बार दिखता है आपको घुटना टेढ़ा दिखने लगेगा, या पैर का अलाइनमेंट बदल जाएगा, तो यह क्या संकेत करेगा? बोन डिफॉर्मिटी है, कार्टिलेज डैमेज है, मेनिस्कस डैमेज है, या अलाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, डिफॉर्मिटी मतलब घुटने का टेढ़ा होना या पैर का अलाइनमेंट गड़बड़ होना। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में दर्द आए, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई स्थिति हो तभी दर्द है। जैसे कोई बोलता है कि सीढ़ियां चढ़ते समय ही दर्द होता है, मतलब पैर उठाते समय दर्द होता है, तो ये क्या हो सकता है? हमारा मसल का प्रॉब्लम हो सकता है। और कौन सी मसल? खासकर क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग हमको पता है कौन सी होती है। तो अगर सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द है या पैर उठाते समय दर्द हो रहा है, इसका मतलब मसल प्रॉब्लम है। मसल में कौन सी विशेषकर प्रॉब्लम, कौन सी मसल विशेषकर हम देखेंगे? क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। और यदि वो बोले कि पैर टिकाते समय दर्द हो रहा है, ये पैर उठाया तो दर्द हुआ, अब पैर टिकाते समय दर्द होता है, बाकी नहीं होता है, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कार्टिलेज की, या मेनिस्कस की, या कहीं ना कहीं बोन पे प्रेशर आ रहा है, तो उसके कारण दर्द हो रहा है। तो ये हमको समझ में आ गया, अलग अलग स्थिति में दर्द। अब कोई बोल रहा है नीचे बैठने में दर्द होता है। नीचे बैठने में दर्द होता है मतलब पालथी मारकर हम नहीं बैठ पाते, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? कार्टिलेज डैमेज होगा, या फिर मेनिस्कस टियर होगा।
अब कोई बोलता है ऐसी स्थिति भी आती है कि चलने के बाद दर्द होने लगता है, चलने के बाद में दर्द होता है, पहले नहीं होता है। तो चलते समय क्या होगा, इस केस में हड्डियों पे भार बढ़ेगा, और हड्डियों पे भार बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, बोन और कार्टिलेज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब रात में अगली कंडीशन है रात में लगातार दर्द होना। यदि दिन रात जो है लगातार दर्द हो रहा है और साथ में बुखार भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बुखार भी आया है और दर्द भी है, तो यहाँ पे संभावना बनेगी इन्फेक्शन की। ठीक है, अब आता है, अब एक चीज और हमने देखी है कि मरीज अक्सर ये पूछते हैं कि दर्द तो अभी 5 दिन पहले शुरू हुआ, फिर इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर थी कि समस्या एक दिन में नहीं आती है। क्या होता है, कार्टिलेज में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है और नर्व्स भी नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, जब कार्टिलेज शुरू में खराब होता है तो दर्द नहीं होता है, पर जब धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा घिस जाता है और आपस में बोन टकराने लग जाती है, तब दर्द शुरू होता है। और इसलिए तब हमको पता चलता है कि हाँ दर्द हो रहा है, वो हमारी बीमारी, जबकि बीमारी वो पहले से चल रही होती है। तो इसीलिए वो दर्द हमको बाद में पता चलता है, क्योंकि जब उसकी स्टेज बढ़ जाती है, आगे काफी जाके प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तभी पता चलता है। अब देखते हैं केवल एक घुटने में दर्द क्यों आता है। ये एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, केवल एक ही घुटने में दर्द होता है, तो ऐसा क्यों होता है, न्यूट्रिशन तो दोनों को मिल रहा है, तो फिर एक में क्यों आ रहा है। उसका उसका एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, वैसे तो बहुत सारे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, हमारा बॉडी का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम। अब हमारे शरीर में 4 मुख्य स्तंभ होते हैं जो घुटने के स्वास्थ्य को इन 4 अलाइनमेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, 4 मुख्य स्तंभ हमारे कौन से हुए, शोल्डर हुआ, पेल्विक रीजन हुआ मतलब हिप जॉइंट वाला, नी हो गया और एंकल हो गया, एंकल जॉइंट। अब इनमें से किसी भी एक का अगर अलाइनमेंट बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा, तो इसका एक्स्ट्रा प्रेशर अल्टीमेटली कहां पड़ेगा, घुटने पर आएगा, और घुटने पर आएगा तो फिर घुटने में दर्द आएगा। ठीक है, इसको अलाइनमेंट को अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अब मीडियल नी पेन क्यों आता है, जब शरीर का अलाइनमेंट, ये सबसे ज्यादा मीडियल में ही होता है, क्योंकि क्यों होता है, जब शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो प्रेशर इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रहा है, तो ये जो सबसे अधिक दबाव पड़ता है ना, वो मीडियल मेनिस्कस पे पड़ता है, मीडियल वाले मतलब अंदर वाले मेनिस्कस पे पड़ता है। और अधिकतर 70 से 80% मरीज जो आपको घुटने के जो घुटने दर्द के मिलेंगे, वो अंदरूनी भाग में ही दर्द बताएंगे, क्योंकि मीडियल मेनिस्कस में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है अधिकतर। अब हमने बात करी थी अलाइनमेंट की, जो अभी हमने बोला 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारा पहले की हम बात करते हैं शोल्डर अलाइनमेंट की। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अब शोल्डर अलाइनमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है, इसको हमें सही करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अलाइनमेंट बिगड़ा है मतलब एक शोल्डर ऊंचा है, एक शोल्डर नीचा हो रहा है, इस टाइप से स्थिति बनती है। तो अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो जो शोल्डर ऊंचा है हमारा, जो जैसे ये वाला समझिए, राइट साइड का शोल्डर ऊंचा है, तो हमें उसी साइड वाला पैर ऐसा सीधा जमा कर रख देना है जमीन पे। ठीक है, और उसके बाद जो शोल्डर नीचा है, वो साइड वाला पैर हमको उसके आगे रखना है। आप समझ रहे हैं कैसे, जो शोल्डर हमारा ऊंचा रहेगा वही वाला पैर हमको पहले सीधा जमाना है, ऐसे सामने की तरफ एकदम सीधा रखना है, और जो शोल्डर नीचा है वो इस पैर के आगे, हमको इस पैर के, जैसे ये शोल्डर है हमारा जिसमें जो ऊंचा है, वो वाला हमने पैर आगे रखा, और उसी के आगे सीधा वो दूसरा पैर हमको रखना है जिसका जॉइंट नीचे है, और इस पोजीशन में हमको 3 मिनट तक खड़े रहना है। तो इस स्थिति में खड़े रहने पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की सहायता से शरीर जो है हमारा स्वयं संतुलन की ओर लौटने का प्रयास करेगा, और धीरे धीरे हमारा अलाइनमेंट शोल्डर का ठीक होने लगेगा। आपको समझ में आया कि जो शोल्डर ऊंचा है वो वाला पैर, वो साइड वाला पैर हमने आगे रखा, और उसके आगे जो शोल्डर नीचा है बिल्कुल सीधी रेखा में उसके आगे दूसरा पैर रखा, और ऐसी ही स्थिति में हमको 3 मिनट खड़े रहना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटी की सहायता से, गुरुत्वाकर्षण की सहायता से हमारा शरीर का जो स्वयं संतुलन की ओर खुद बॉडी हमारी हील करेगी। दूसरा होता है पेल्विक अलाइनमेंट, पेल्विक रीजन का। इसके लिए सर ने बताया था चेयर आसन जो होता है बहुत बढ़िया होता है। इसके लिए कैसे करना है हमको, देखिए, पीठ के बल हम लेटेंगे, पीठ के बल लेट गए, लेटने के बाद दोनों पैरों को चेयर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर रखकर रखना है। कैसे, जैसे आप ये लेट गए और ये आपका हिप जॉइंट,
या आपने पैर ऊपर उठाया और ये काफ मसल ऐसी मुड़ जाएगी, तो ये ऐसी स्थिति बनेगी आपकी। कुर्सी के ऊपर आपको ऐसा पैर रख देना है 90 डिग्री से, आप समझ गए, पीठ के बल लेटना है, पैर ऊपर किया और ऐसा हमने चेयर पे रख दिया, और दोनों हथेली हमारी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, हवा में देखती हुई ऊपर की तरफ देखेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेटना है, और बिल्कुल रिलैक्स, हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, हथेलियां दोनों ऊपर की तरफ रखना है। इससे क्या होगा, जो पेल्विक एरिया है उस पे जो एक्स्ट्रा तनाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और हमारा अलाइनमेंट धीरे धीरे करके सही होने लगता है। तो ऐसा यह पोजीशन में हमको 10 से 15 मिनट तक लेटना है और इसका अभ्यास करें। पेल्विक अलाइनमेंट समझ में आया कैसे करेंगे हम, पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम है तो। अब तीसरा होता है हमारा एंकल अलाइनमेंट। अगर एंकल का जॉइंट जो है यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, ये जो है ना, पटेला में दर्द होने का मुख्य कारण ही यही होता है, एंकल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना। ये कैसे होता है, यदि आपने देखा होगा, अगर घिसे हुए जूते, कई बार जूते ऐसे घिस जाते हैं या उनपे तो हमारे से शेप भी उसका तिरछा हो जाता है, तो ऐसे जूते चप्पल हम पहनते हैं तो उससे एक तो ये प्रॉब्लम बनती है। फिर हील वाले जूते पहनते हैं, हील वाले फुटवियर का प्रयोग करते हैं तो ये अलाइनमेंट बिगड़ता है, और ये हमारे आर्क को डिस्टर्ब करता है। असल में जो हमारा पैर का जो आर्क बना होता है उसको डिस्टर्ब करता है, हील वाले जूते पहनना, घिसे हुए जूते पहनना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें बस इसके लिए ध्यान रखना है कि हम घिसे हुए जूते नहीं पहने, समय समय पर जूतों को, चप्पल को बदलते रहें, हिल वाले, जहां तक संभव हिल वाले फुटवेयर को अवॉइड करें, और इस तरह से हमारा आर्क को सुरक्षित हम रख सकते हैं, और वो रहेगा तो हमारा पेल्विक एंकल अलाइनमेंट जो है वो सही रहेगा। अब एक होती है हमारी गलत खड़े होने की आदत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंजे को ऐसे बाहर करके, दोनों पंजे उनके है ना ऐसे तिरछे होते हैं, ऐसे तिरछे करके खड़े होते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, कई बार क्या होता है, एक पैर पे वजन डालते हैं, ऐसा एक पैर ऐसा पंजा तिरछा रखा और ऐसे तिरछे ऐसा उस पे सपोर्ट देके, मतलब उस पे ऐसा थोड़ा टिल्ट होके वजन देकर उसका अपना एक पैर पे वजन डालकर खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों भी जो है, इसके कारण क्या होगा, घुटने का जो घुटने का दबाव है वो एक ही तरफ चला जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वही मीडियल नी पेन की शुरुआत हो जाएगी अंदर की साइड पे। तो ये गलत खड़े रहने की आदत से होता है पंजे। तो इसके लिए हमें कोशिश क्या करना चाहिए, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा दोनों ये जो पंजे हैं उसको ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करें, तो आपके जो घुटने हैं ना बिल्कुल अलाइन, आप खड़े करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, दोनों बिल्कुल सीधे खड़े होना है और हल्का सा पंजों को अंदर की तरफ करें, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली आप सीधे ही खड़े रहेंगे। आप करके देखिएगा, उसमें अपने आप आपका बॉडी का जो पोस्चर बनेगा वो सीधे ही खड़े रहेंगे। अब अगला होता है लगातार चेयर पर बैठने का प्रभाव। कैसे, अगर हम एक जैसे लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते हैं तो इससे क्या होगा, हैमस्ट्रिंग टाइट होगी, हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट होगी और आगे की मसल्स वीक होगी, अलाइनमेंट खराब होगा और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम चल नहीं रहे, तो न्यूट्रिशन भी, लंबे समय तक बैठे रह रहे हैं, चलना नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इसका अल्टीमेटली क्या होगा प्रभाव, घुटने पर प्रेशर आएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है घुटने पर ही आना है इस चीज का। ठीक है, तो ये भी एक हमारी समस्या को भी हमें ठीक करना है कि हम जब भी काम करें चेयर पे तो बीच बीच में उठते रहें, थोड़ा अपनी सिटिंग पोस्चर को सही रखें। अब एक बहुत ही अलग और बहुत ही नई चीज हमको सर ने बताई थी, वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि रात में सोने अधिक हम सोचते हैं तो उसका भी एक, रात में या दिन में जो हम अधिक सोचते हैं उसका भी एक प्रभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा स्पाइन की जब MRI होती है तो उसमें लिखा होता है स्पाइन का कर्व बिगड़ गया है। स्पाइन का कर्व बिगड़ गया है मतलब जो एस वाला कर्व होता है वो बिगड़ गया है, मतलब वो सीधा होने लगा है। तो अगर स्पाइन का कर्व बिगड़ेगा तो क्या होगा, सर्वाइकल में दर्द आएगा, बैक पेन आएगा, है ना। और ये कंटिन्यू चलता रहा, यही पोस्चर अगर सामने वाले का चलता रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे करके ये घुटने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और हमारे घुटने में दर्द होने लगेगा। अब एक देखिए क्या होता है, इसका एक कारण क्या है, कर्व बिगड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारी स्पाइन फ्लैट हो रही है। अब फ्लैट होने का कारण क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा बताया था सर ने ये कारण। क्या होता है कि हम दिन भर बहुत देर तक लगातार विचार करते रहते हैं, विचार भले ही कैसे भी हो, मानसिक तनाव हो या फिर कोई हमें क्या काम करना है या दिन भर क्या काम किया या कोई भी हम बातें सोचते रहते हैं, तो क्या होता है स्पाइन जो होती है हमारी वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती, एकदम सीधी हो जाती है
उन विचारों को समझने के लिए, उसको हेल्प सहयोग करती है, उन विचारों को समझने के लिए हमारी उस टाइम पे स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है। और सीधी हो जाती है, फिर जब बाद में हम जब उन विचारों से बाहर आते हैं, तब हमारी नॉर्मल पोजीशन में हम आ पाते हैं, मतलब वापस हमारा जो कर्व है या नॉर्मल पोजीशन में हम आ पाते हैं। पर यही चीज हमारी जब रात में होती है, जब हम रात में सोने गए, हम लेटे, तो हमारे दिमाग में वही विचार चालू हो गए, जो भी विचारों, मानसिक तनाव हो, दिन भर हमने क्या किया, कल क्या करना है, जो भी हमारे विचार चलते रहे, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, हमारी स्पाइन सीधी होगी, एकदम से ऑटोमेटिकली वो सीधी होती है विचार के साथ, मतलब जो हम विचार कर रहे हैं उससे समझने के लिए। तो जब वो सीधी होती है, रात की बात कर रही हूँ मैं, जब हम लेटे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब वो सीधी तो हो गई, अब हम वो विचार करते करते क्या हुआ, हमारी नींद लग गई, हम सो गए। तो पहले हम दिन में जब बात कर रहे थे तो विचार से हम नॉर्मल वापस बाहर आते थे, तो हमारी नॉर्मल पोजीशन में आते थे, तो हमारी स्पाइन भी नॉर्मल हो जाती थी। बट अब हम जब रात में कर रहे हैं तो विचार हमारे चलते चलते चलते, और हमारी स्पाइन तो सीधी रह गई और हम सो गए। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, हम रिलैक्स पोजीशन में नहीं आए, हम नॉर्मल पोजीशन में हमारी नहीं आए। तो क्या हुआ, वो स्पाइन सीधी हो गई और वो एस कर्व नहीं आया। और ये अगर चीजें बार बार चलती रही, यही रूटीन अगर बार बार होता रहा कि रोज यही चीज होती है, तो ये आगे जाके धीरे धीरे करके ये एस कर्व को खत्म कर देती है और स्पाइन फ्लैट हो जाती है। और यही कारण बनता है हमारा डिस्क बल्जिंग का, सबसे बड़ा कारण डिस्क बल्जिंग का और डिस्क हर्निएशन का। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, सोने से पहले शरीर को रिलैक्स करना है, नॉर्मल पोजीशन में लाना है, गहरी सांस लेना है, और हमारे शरीर के हर अंग को हमको मानसिक रूप से रिलैक्स होने के लिए संकेत देना है, उसको हमें बोलना है रिलैक्स होने के लिए। तो अच्छी नींद आएगी तो शरीर की रिकवरी भी हमारी अच्छी नींद जो होती है वो हमारे शरीर की रिकवरी में सहायक होती है। कई बार जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो हम बोलते हैं कि बोले रेस्ट करो, मतलब क्या, यही अच्छी नींद आएगी, रेस्ट होगा तो हमारी रिकवरी शरीर की अच्छे से होगी। ये बहुत ही गहरा सर ने उनका अनुभव बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं टो फिंगर की, जो सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टो फिंगर। अब टो फिंगर में हम जानेंगे कैसे देना है, और उसको दर्द कम करने का वैज्ञानिक आधार क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या है, और ये कैसे काम करता है टो फिंगर। ठीक है, अब चाहे वही हमने बताया कि जब कोई पेशेंट आता है, बोलता है हमारा दर्द कम कर दीजिए, चाहे सूजन हो, अकड़न हो, या जोड़ जाम हो, कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, पर उसका ध्यान कहाँ जाता है, केवल दर्द पे जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस दर्द को कम करना है, और इस कार्य के लिए हमारा क्या काम करता है, टो फिंगर जो है बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। अब देखिए टो फिंगर कैसे करता है, ये केवल एक तकनीक नहीं है, ये कला है। कला क्यों है, बताते हैं। सबसे पहले मरीज के दर्द को हमको समझना होगा। क्या समझना होगा, कि दर्द कहाँ है और दर्द कैसा है। टो फिंगर में केवल सीधे सीधे हमको ऐसी उंगली नहीं घुमा देनी है, पहले हमको ये देखना है कि दर्द कहाँ है और दर्द कैसा है। ये दो बातें हमारी तय करेगी कि टो फिंगर कैसा होगा। अब मान लीजिए कि मरीज कहता है कि घुटने के अंदर वाली साइड, मतलब मीडियल साइड में दर्द है, तो हमारा टो फिंगर भी जो होगा उसमें अपना अधिक दबाव जो होगा उसी मीडियल साइड पे होगा। जैसे हमारी ये उंगली से हम ज्यादा दबाव देते हैं अंगूठे की बजाय, तो वो अंदर की तरफ जो हमारा दर्द, हमारा जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ ज्यादा होगा। और ऐसे ही अगर टो फिंगर अगर बाहर की तरफ दर्द है, तो टो फिंगर भी में हमारा जो बाहर की साइड है, लेटरल साइड है, वहां पे प्रेशर ज्यादा देंगे। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि दर्द को हम केवल, अब हमें क्या करना है, दर्द की केवल जगह नहीं देखना है कि कहाँ दर्द हो रहा है, उसके एहसास से भी जुड़ना है कि उसका दर्द किस टाइप का हो रहा है ना। अब कैसे कैसे होता है, देखिए एक चुभने वाला दर्द होता है, टीस मारने वाला दर्द होता है, धड़कता हुआ दर्द, जलन करने वाला दर्द, करंट जैसा दर्द होता है, मरोड़ या ऐठन वाला दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, पुराना दर्द जिसको बोलते हैं। फिर साइकोजेनिक दर्द होता है जो मानसिक तनाव से उत्पन्न होता है। तो ये हर दर्द के लिए टो फिंगर का स्टाइल हमारा अलग अलग होगा, और यही हमारी टो फिंगर की कला होगी। देखिए कैसे करते हैं, आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है, समझिए, मीठा मीठा दर्द। पेशेंट ने बोला मीठा मीठा दर्द है, मतलब बहुत पुराना दर्द है। तो यह किस में होगा, पुराना आर्थराइटिस में, पुरानी चोट हुई या लिगामेंट इंजरी हुई, ज्वाइंट पेन हुआ, इन सब में आदि में हुआ तो हमारा
इस मतलब ये मीठा मीठा दर्द इन चीजों में होता है। अब इसकी टेक्निक क्या होगी, जो हम सामान्य टू फिंगर देते हैं ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, इसके साथ को हम इसको टो फिंगर देते समय हमारे रिस्ट जॉइंट को भी हमें ऐसे ऊपर नीचे हिलाना है। तो इससे क्या होगा, गॉल ब्लैडर और लीवर अधिक सक्रिय होंगे, स्टिमुलेट होंगे और बाइल का निर्माण बढ़ेगा और पुरानी इंजरी को रिपेयर करेगा। कैसे करना है, जैसे ये हमारा टो फिंगर हमें गॉल लीवर देना है, तो ये हमने करा, इसके साथ साथ हमारा जॉइंट भी, रिस्ट जॉइंट भी ऊपर नीचे जाएगा इस टाइप से, हमारा ये भी ऊपर नीचे जाएगा और टो फिंगर ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हमें देना है। तो ये किसके लिए हो गया, अगर मीठा मीठा दर्द है, पुराना दर्द है, तो ये पुरानी इंजरी हमारी इससे रिपेयर होगी। समझ में आया। टो फिंगर देते समय हमारी रिस्ट जॉइंट भी उसके साथ मूव करनी चाहिए ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा हुआ करंट जैसा दर्द। करंट जैसा दर्द कहाँ होता है, यह अधिकतर स्लिप डिस्क में या साइटिका में होता है या नर्व कंप्रेशन के कारण होता है। इन केसेस में हमको ये करंट जैसा दर्द मिलता है। एक मिनट, एक मिनट। चलिए माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये वाला दर्द जो करंट जैसा दर्द होता है, ये हमें कहाँ मिलता है, या तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में होता है, बिल्कुल एकदम करंट जैसा हमको दर्द होता है, साइटिका में होता है, या नर्व कंप्रेस हो गई है तब भी इस टाइप का दर्द होता है। अब इसके लिए हमारी क्या होगी, हमको क्या करना है, पहले पॉइंट पर हल्का प्रेशर, यदि इसमें दर्द क्या होगा, एक ही जगह दर्द हो। अब ये करंट जैसा प्रेशर है, दर्द है, पर इसमें दर्द केवल एक ही जगह, इसमें दो टाइप से हम टो फिंगर देंगे। यदि दर्द केवल एक ही जगह हो रहा है, जैसे नर्व कंप्रेस हो उसके कारण एक ही जगह दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट पर, जैसे हमने ये पकड़ा, इसको हमारी फिंगर पकड़ी, इसको हमने ऐसा दबाया, आपको दिख रहा है, ऐसा करा, तो हम पहले पॉइंट पे रखेंगे उंगली, उसको दबाएंगे, उसी पॉइंट पे दबाएंगे और उसके बाद उसका टो फिंगर हम देना चालू करेंगे। पहले पॉइंट पर हमने उंगली रखी, फिर उस पर प्रेशर दिया और उसके बाद हमने टो फिंगर देना चालू किया। ये कब होगा, जब एक ही जगह दर्द हो, ठीक है। और यदि ये दर्द फैल रहा हो, उसने बोला कि पूरी यहाँ से भी, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, तो जब ये दर्द फैल रहा होता है तो हम क्या करेंगे, टो फिंगर हमारी जो रहेगी वो भी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हमारी आती जाएगी, वो भी यहाँ पे भी देंगे, इधर भी देंगे हम, तो वो भी हम इसको फैलाते हुए जाएंगे। समझ में आया। अगर करंट जैसा दर्द है तो इसमें दो टाइप से टो फिंगर होगा। पहले उसमें यदि एक ही जगह दर्द है तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रेशर देंगे, एक ही जगह पे पहले हमने पॉइंट पे प्रेशर दिया और उसके बाद घुमाना चालू करा। और अगर दर्द फैल रहा है तो पूरी जगह पर ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ऐसे पूरे उसमें दर्द देंगे। ये किसके लिए हो गया, करंट जैसे दर्द के लिए। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए ठीक है। अब तीसरा होता है हमारा मरोड़ वाला या ऐठन वाला दर्द। ये कहाँ मिलता है हमको, जब मेंस्ट्रुअल पेन होता है या कॉली की पेन होता है, मतलब जहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो वाला जो दर्द होता है वो इस टाइप से होता है, मरोड़ वाला, ऐठन वाला। तो अब इस टेक्निक में, इसकी टेक्निक क्या होगी, टो फिंगर देते समय हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, जैसे हमने उसमें करा था ऊपर नीचे, मीठे मीठे दर्द में हमने ऊपर नीचे मूव करा था, अब हम इसको साइड रोटेशन करेंगे। कैसे, इसको हमारा, इसके साथ हमारी इसको भी मूव होना चाहिए ऐसे, मतलब हम इसको दबा रहे हैं तो ये ऐसे साइड में भी हमारी रिस्ट जाएगी, ऐसे इसका मूवमेंट होगा, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो हमारी उंगली भी मूव करेगी और हमारी रिस्ट भी मूव करेगी इस तरीके से। तो ये रिस्ट जॉइंट को साइड रोटेशन देना है यदि मरोड़ जैसा दर्द होता है तो। अगला है हमारा जलन वाला दर्द। जलन हम कहाँ पे होती है, यदि नर्व इंजुरी हुई या न्यूरोपैथी हुई, न्यूरोपैथी में भी जलन होती है, और उस टाइम वैसा वाला दर्द हुआ, जलन जैसा दर्द, तो इसमें क्या करना है, अब हम टो फिंगर को पूरा नहीं देना है, मतलब अभी जैसे हम नॉर्मल देते हैं तो ऐसा पूरा ऐसा मूव करते हैं हम ऊपर से, समझ दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा हम पूरा ऊपर से मूव करते हैं, ऊपर से नीचे तक। अब इस केस में जलन वाले दर्द में हमको हमारा टो फिंगर कैसा हो जाएगा, मूवमेंट छोटी हो जाएगी पर इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कैसे, ऐसे 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 करके, पूरा नीचे तक नहीं जाना है, मूवमेंट को छोटा कर देना, बस इतना ही, और स्पीड बढ़ा देनी है, बिल्कुल ऐसे फास्ट, एकदम फास्ट कि जलन हमको महसूस होने लग जाए, इतना फास्ट हमको उसको करते जाएंगे टो फिंगर को। तो ये जलन वाले दर्द के लिए हो गया। अगला हमारा हो गया धड़कने वाला दर्द।
धड़कने वाला थ्रॉबिंग पेन जिसको बोलते हैं, किसमें होता है कि माइग्रेन में ऐसा ही धड़कता रहता है। टूथ पेन भी ऐसा ही होता है, हमारा धड़कता रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये धड़क रहा है मतलब हमारा दर्द उठा फिर कम हुआ, फिर उठा कम हुआ, तो हमारा प्रेशर भी यहाँ पे टो फिंगर में ऐसे ही जाएगा। एक बार गहरा प्रेशर दिया, फिर एकदम हल्का प्रेशर, फिर ज्यादा प्रेशर, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। ये प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से नहीं आएगा हम कि एकदम ऐसे करने लग जाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। अभी स्पीड आपको नहीं, एकदम से हमको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगा, पर प्रैक्टिस से आएगा। तो जैसे वो धड़क रहा है मतलब कम ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो हमारा प्रेशर भी कैसा जाएगा, पहले हमने तेज दबाया, इसको बिल्कुल तेजी से दबाया, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी बार करा तो हल्का, फिर ये तेज, फिर ये हल्का, फिर ये तेज, फिर हल्का। इस तरीके से धड़कने वाले दर्द के लिए हमारी टो फिंगर की स्टाइल होगी, मतलब अल्टरनेट प्रेशर टेक्निक, कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा। इसके बाद आता है हमारा चुभने वाला दर्द। चुभने वाला दर्द क्या होता है, ये सूजन या चोट में अधिक मिलता है। जब सूजन होती है, चोट कहीं लगती है ना, तो उसमें चुभता है दर्द, है ना। इसमें क्या होगा, रिस्ट मूवमेंट तो वही रहेगी ऊपर नीचे, जैसे हमने मीठे मीठे वाले दर्द में देखी थी, रिस्ट मूवमेंट तो वही ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन प्रेशर उससे ज्यादा होगा। प्रेशर हमको अच्छा लगाना है एस टाइप से। ये हमारी रिस्ट मूव करी और प्रेशर पहले से काफी ज्यादा रहेगा, जो मीठे मीठे वाले दर्द में हमने रिस्ट मूवमेंट के टाइम पे दिया था। ठीक है, तो ये हो गया चुभने वाला दर्द, इसके लिए हमारी टो फिंगर की स्टाइल। अब हमारा होता है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन किस कारण से होता है, ये वास्तव में टिश्यू की इंजुरी नहीं होती है, ये क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये होता है फाइब्रोमाइल्जिया, उसमें अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब मानसिक तनाव के कारण बोल सकते हैं ये वाला दर्द होता है साइकोजेनिक पेन। अब इसकी टेक्निक क्या होगी, एकदम फेदर टच स्टाइल, फेदर टच टो फिंगर, बिल्कुल हल्का, सिर्फ हमको स्पर्श करना है और हमारा हल्का, एकदम हल्का फेदर टच स्टाइल में हमको टो फिंगर देना है। इससे क्या होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और रोगी रिलैक्स महसूस करता है, और जो मानसिक कारण से जो दर्द उसको उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आया आप सभी को समझ में टो फिंगर के अलग अलग स्टाइल, और यही हमारी टो फिंगर देने की, इसको हम बोलेंगे टेक्निक नहीं, ये कला हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, टो फिंगर हमने दे तो दिया, रोगी को आराम भी पड़ गया, पर अब इसने एक्चुअली काम कैसे करता है, ये टो फिंगर अंदर दर्द को कम कैसे करता है। तो इसके कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। सबसे पहला होता है गॉल ब्लेडर और लीवर का एक्टिवेशन। क्या होता है, जब हम टो फिंगर देते हैं तो गॉल ब्लेडर और लीवर एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय होते हैं, और इनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है, बाइल का स्त्राव बढ़ता है, मतलब पित्त का स्त्राव बढ़ता है, और ये बाइल क्या करेगा, शरीर में जो हमारी पुरानी चोट है या जो डैमेज टिश्यूज हैं उनकी रिपेयर प्रोसेस में सहायता करता है। तो इसलिए जहां टिश्यू रिपेयर होगी, और मतलब जैसे टिश्यू रिपेयर हुई तो वहां क्या हुआ, सूजन कम हुई तो धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगेगा। तो इस तरीके से टो फिंगर हमारा केवल पेन किलर ही नहीं, हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाता है। आया समझ में, पहला तो हमारा रीजन हो गया गॉल ब्लैडर और लीवर के एक्टिवेशन का। हमने गॉल ब्लैडर और लीवर को स्टिमुलेट करा तो बाइल रिलीज हुआ, उसका स्राव बढ़ा, और उसने पुरानी चोट या जो डैमेज टिश्यूज है उसको रिपेयर करने में, रिपेयर की प्रोसेस को बढ़ाया। ठीक है, दूसरा रीजन होता है हमारा एंडोर्फिन और एनकेफाइलिन का स्राव। ये दो केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन और एनकेफाइलिन। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब टो फिंगर देते हैं तो रोगी को क्या होता है, कुछ क्षणों के लिए तीव्र दर्द महसूस होता है, बहुत तेज दर्द होता है। हम टो फिंगर देते हैं तो अक्सर सुना होगा, कई बार तो पेशेंट चिल्लाते भी हैं, है ना, तो बहुत तीव्र दर्द महसूस होता है। तो ये नया दर्द जो होता है, जो हमने टो फिंगर से क्रिएट किया है, नया दर्द, ये नया दर्द हमारे मस्तिष्क को तुरंत अलर्ट करता है। ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन को क्या लगता है कि शरीर में कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है, तो ब्रेन उसके लिए दो जो नेचुरल पेन किलर केमिकल्स है हमारे, एंडोर्फिन और एनकेफाइलिन, इसको रिलीज करता है। और ये दोनों हमारे नेचुरल पेन किलर है, और कई स्थानों पर तो इसकी मॉर्फिन आपको पता होगा, एक सबसे पावरफुल पेन किलर होता है, बट वो हालांकि बैन है, तो उससे भी कंपेयर इसको करते हैं। तो जब ये ब्लड में मिलता है तो जो नया दर्द हुआ है वो भी शांत करता है और पुराने दर्द को कम करता है। इसलिए टो फिंगर से हमारे शरीर के अंदर ही पेन किलर तैयार करवाता है टो फिंगर। आज समझ में, जैसे हमने टो फिंगर से हमने क्या करा, अलग से एक नया पेन क्रिएट करा,
तो उससे हुआ सर कुछ नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया, अभी देखते हैं वापस से जोड़ते हैं। एक मिनट। उस जी जी नेटवर्क इशू था। जी जी नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वैज्ञानिक कारण, हो गया हमारा तीसरा। कुछ क्लियर नहीं है, ब्रेन का नेटवर्क इशू है, क्या हुआ? नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अटक अभी क्या रही क्या है प्रॉपर? अटक अटक के आ रही है। अभी लटका है वीडियो? जी जी जी, अटका हुआ है। वीडियो ऊपर से बंद करके चालू करें या तो ठीक है, अभी थोड़ा सा मैम क्लियर हो जाएगा, आप बोलते रहे। अभी एक्चुअली वो नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, अभी ठीक है। हम्म। ठीक है, हम तीसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, तीसरा वैज्ञानिक कारण, ब्रेन का अटेंशन शिफ्ट होना। मतलब हम ब्रेन को डाइवर्ट करते हैं, कैसे? सबसे पहले क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है हमेशा पहले उसी दर्द पे ध्यान देता है जो सबसे ज्यादा होता है ना। तो हम ब्रेन को देखिए अब डाइवर्ट करेंगे कैसे? जहाँ एक उंगली में हल्का दर्द, समझे, एक उंगली में हल्का दर्द है और दूसरी उंगली में अगर हम उससे अधिक दर्द पैदा कर दें, उत्पन्न कर दें, उससे तेज दर्द हम पैदा कर दें, तो क्या होगा, हमारा ध्यान उस उंगली, पहली उंगली से हटकर दूसरी उंगली पे शिफ्ट हो जाएगा। तो टो फिंगर भी यही सिद्धांत अपनाता है। हमने क्या करा, ब्रेन को डाइवर्ट कर, क्योंकि पहले जहां दर्द था उससे अधिक हम वो डिस्कनेक्ट हो गई, उनका नेटवर्क इशू है। ठीक है, अभी चलते हैं, हम आपस में चर्चा तब तक कर लेते हैं कि अभी तक जो ये बता रहे हैं इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है और कोई दिक्कत आ रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी पंडित जी जो हैंड रेस किए हैं उनका ले सकते हैं अगर, हाँ, रितु कतारिया जी। हाँ अगर नी डिकोड से लेके क्वेश्चन है तो। सर जैसे पटेला में दर्द आ रही है और कहीं दर्द नहीं आ रही, तो फिर उसको में हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ पटेला में ही दर्द आ रही है। पूरा का पूरा रिवीजन सत्र है और हाँ इसके ऊपर बताया थे 6 सत्र हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने बार बार आग्रह किया था, पहले उस वीडियो को देखें उसके बाद जुड़े। उसमें बताया गया, उसमें पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो अभी यही बताया पटेल जी कुछ बोलते हैं उसको जो है। हाँ, और किसी का कोई? ठीक है, अच्छा चलिए हम कुछ टास्क देते हैं। अरविंद जी के स्टाइल में कौन बता पाएगा, ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी, ये है वो है, कौन बता पाएगा? जो जल्दी से हैंड राइज करे, कौन इसके ऊपर पूरा विस्तार से बता सकता है? जल्दी 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 हैंड राइज करे। रितु कहता रही है जी, क्या आप बताने वाली है? नहीं तो हैंड राइज लो कर लें। हाँ जी सर, ऊपर वाली को फीमर बोन, जांग वाली उसी स्टाइल में बताएं, उसी स्टाइल में। वीडियो कैमरा ऑन ऑन करके। करके। हाँ, या तो संदीप मिश्रा जी। सर मेरा कैमरा खराब है, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, संदीप मिश्रा जी आप बता पाएंगे? ठीक है, और कोई बताना चाहे? नहीं तो हम फिर रितु जी को पंडित जी अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं रेडी नहीं। अच्छा अच्छा, और कोई बता पाएगा सेम स्टाइल में? ये ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, ये दाएं बाएं, वो सेम स्टाइल में कौन बताने वाला है? चलिए देखते देखते देखते, फटाफट फटाफट, कौन है जो बताना? पूरा बता, याद है? चारों बताओ। ठीक है, और कोई है जो बता सकता है? अरे भैया, तकरीबन 250-300 लोगों ने क्लास अटेंड किया था, तो इतने में कोई तो बताए वो चीज को, कि अभी 1 महीने पहले का भी याद नहीं है। ठीक है, रितु जी आप ही बताइए। सर ऊपर वाली जांग वाली हड्डी को फीमर बोन बोलेंगे, नीचे वाली को हम लोग टीबिया बोलेंगे, और सेंटर में पटेला, और साइड वाली को फेबुला, और आगे भी बताऊं? हाँ, उसको जाने से उनको रोके, जोड़ने वाले लिगामेंट, हम्म, उनको लिगामेंट बोलते हैं हम लोग। हम्म। और
जांग के आगे वाली जो हड्डी होती है वो क्वार्डिया, और पीछे वाली उसको बोलते हैं हिमेस्टिंग, कुछ ऐसा नाम था। सही जा रही है। हाँ जी। और उसमें सर कार्टिलेज होते हैं, जिसमें मतलब कुशन टाइप होता है वो। पंडित जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। वर्षा होते हैं 14, बिल्कुल 14 वर्षा होते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं वो। सर बाकी मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। अच्छा, कोई और है? क्योंकि तकरीबन बहुत सारे लोगों ने सत्र अटेंड किया था, तो बताए, जल्दी बताए, जल्दी, नहीं तो मैं तो नाम ले लूंगा आपका इज्जत निकल जाएगी। जल्दी बताए, जल्दी बताए, जल्दी बताए, क्योंकि हमने कई बार 3 दिन से मैं लिंक डाल रहा हूँ और मैंने रिक्वेस्ट किया सब लोग उसको देखें, वापस से सत्र में जुड़े, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाए, दोबारा कभी न बुक उठाने की जरूरत पड़े, न किसी भी चीज की जरूरत पड़े। एक बार हमने मेहनत कर लिया, हो गया, उसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद हम खुद ही पेशेंट को देख करके लगे बताने। इसके लिए हमने बार बार आग्रह किया था, वीडियो देखिए और उसके बाद जुड़िए। ठीक है दीप्ति जी, आप सत्र को आराम करिए, फिर देखते हैं, फिर नाम ले लेके हम बताएंगे। जी जी। 1 मिनट पंडित जी, बस कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। एक्चुअली लाइट चली गई तो वाईफाई भी बंद हो गया था। 1 मिनट। 1 सेकेंड बस। इतना बढ़िया तो कोई बहुत एक्सपीरियंस वाले न्यूरोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, वो भी नहीं समझा पाएंगे जितनी अच्छा दीप्ति जी समझा रही हैं और लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, हमको एक नया टीचर मिला। पहले हम न्यूरोथेरेपिस्ट के पुराने टीचर के पीछे भागते थे, अभी पंडित जी ने खुद नया एक टीचर तैयार, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी तैयार कर दिए। पंडित जी स्टूडेंट है या टीचर है? इसी डिप्लोमा की स्टूडेंट है। मतलब अभी हम आरंभ ही न्यूरोथेरेपी को किए हैं मार्च से, फरवरी मार्च से इन्होंने अप्रैल से शुरू किया, क्षमा चाहेंगे, अप्रैल। अब सोच लीजिए आप कहाँ पे स्थित हैं, आप अपने आप को आकलन करिए, आप कौन से स्थान पे हैं, और देखिए जो सही में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, सब अपने पास पढ़ा हुआ है। हाँ ठीक है, जो चीज हम बता सकते हैं वो कोई नहीं बता सकता, तो सब चीज पड़ी हुई है, खाली उसको एकाग्रता से लिखने की जरूरत है, नोट्स बनाने की जरूरत है। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल इन्होंने नोट्स बनाया और उसी नोट्स के दम पे सत्र ले रहे हैं, और किसी भी पीपीटी का प्रेजेंटेशन नहीं था। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कोई भी पीपीटी का प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, सीधा आपको अपने ही श्रीमुख से सीधा धारा प्रवाह ही बोलना है, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखिए ये होती है शिष्य से शिक्षक बनने की कला। ठीक है, आगामी कुछ सत्रों में हम देखेंगे 10 साल का बच्चा भी न्यूरोथेरेपी का एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा आपको न्यूरोथेरेपी का ऐसा ज्ञान देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि 8वीं में पढ़ रहा है कि 5वीं पढ़ रहा है कि न्यूरोथेरेपी में मास्टर करके बैठा है। आपको देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक मंच दिया गया, खुलेआम है, हम बार बार आग्रह करते हैं, चौपाल में आप जुड़िए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपने आप के अपने अंदर के डर भय को निकालिए। आपको अगर 20 मिनट भी बोलना है, 20 मिनट का आप हमें समय लिखवाइए। मैं बार बार बोल चुका, 5 मिनट आपको अगर कुछ बोलना है तो पहले ही समय लिखवा दीजिए, जिससे हम भी आपको सिस्टमेटिक समय दे सके और पूरे प्रोटोकॉल से, पूरे मर्यादा से सत्र का संचालन भी हो सके। ये कला होती है अगर किसी के अंदर। देखिए आपको कुछ ही दिनों में मैं ना ये ऐसे ऐसे शिक्षक की संख्या दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाओगे, जब वो आपके सामने बात करेंगे तब आपको पता चलेगा एक महीनों सालों पुराना एक्सपर्ट है, आप खुद फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि महीनों पहले के हैं कि 10 ही दिन हुए उनको न्यूरोथेरेपी ज्वाइन करके। चलिए दीप्ति जी, आपका मंच है, आप इसको आरंभ करिए आगे के सत्र को। जी आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू, बार बार लाइट चली गई और ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, मैं चाहूंगी। चलिए हम बात कर रहे थे टो फिंगर के ऊपर, उसका दर्द कैसे ठीक होता है टो फिंगर से, तो उसका चौथा वैज्ञानिक कारण की हम बात कर रहे थे। ए बीटा फाइबर और सी फाइबर, ये 2 सिद्धांत है, ये सबसे वैज्ञानिक मैकेनिज्म माना जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है वो दर्द 2 प्रकार की नसों से ब्रेन तक पहुंचाता है दर्द को। पहली सी फाइबर क्या होती है, ये पतली नस होती है और धीरे धीरे दर्द को पहुंचाती है। तो अधिकतर जो पुराने और लगातार रहने वाले दर्द जो होते हैं वो इसी से ब्रेन तक जाते हैं।
ठीक है। और दूसरी होती है ए बीटा फाइबर, ये क्या होती है, मोटी और तेज गति वाली नस होती है, तेज गति करती है, मतलब ये फास्ट जो होती है वो काम करती है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। कैसे, जब टो फिंगर देते हैं तो इसका तीव्र दर्द जो होता है, हम टो फिंगर देते हैं तो तेज दर्द होता है, तो इसका तीव्र दर्द जो होता है वो ए बीटा फाइबर द्वारा बहुत तेजी से ब्रेन में पहुंचता है। तो ब्रेन क्या करेगा, जो उसके पास पहले पहुंचेगा, पहले आओ पहले पाओ वाली बात, तो जो उसके पास पहले पहुंचेगा वो उस पर काम करेगा। तो ये तेज दर्द वाला सिग्नल ब्रेन के पास पहले पहुंचता है, तो ये क्या करता है, वो पुराना जो सी फाइबर वाला दर्द के जो सिग्नल्स है उसको कुछ समय के लिए रोक देता है। और यही कारण है कि हमारा टो फिंगर कई बार देते हैं तो दर्द में आराम मिल जाते हैं, क्योंकि हमने तेज जो वाला ए बीटा फाइबर वाली जो सिग्नल है हमने ब्रेन को तीव्र दर्द क्रिएट करके वहां तक पहुंचा दिया। तो पहले इस टाइप से ये काम करता है। तो एक बार हम देख लें चारों ने, इन चारों के से कैसे काम हुआ, टो फिंगर दर्द कैसे कम हुआ। बाइल बढ़ाकर हीलिंग करवाया उसने, एक है एंडोर्फिन और एनकेफाइलिन बढ़ाकर नेचुरल पेन किलर का काम किया। दूसरा ब्रेन का ध्यान जो है वो नए दर्द की ओर ले गया, मतलब ब्रेन के ध्यान को डाइवर्ट किया, और ये ए बीटा फाइबर से पुराने पेन सिग्नल को दबा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, टो फिंगर तब प्रभावी होगा जब हम केवल दर्द के स्थान को नहीं बल्कि दर्द के स्वभाव को, उसके सेंसेशन को पहचानेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए मेरे द्वारा इस सत्र में इतना ही था। अब आगे मैं पंडित जी से चाहूंगी वो कंटिन्यू करें, और से कहीं गलती हुई हो तो मुझे रेक्टिफाई कीजिए बिल्कुल। हाँ आगे जी, हाँ का जी, बहुत सत्र बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करेंगे, या हमारी ठीक है। टीम के जो भी सदस्य हैं वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर सत्र में कहीं मुझसे गलती हो, कोई पॉइंट मैंने गलत बताया हो या मुझसे गलत निकला हो तो जरूर से मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आग्रह करेंगे तरुणा वर्मा जी से। क्यों करेंगे? तरुणा जी आप जुड़ी हुई हैं, तो एक बार मुझे बताइए। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। जी, तब तक आपसे आग्रह है, आज का सत्र अभी तक कैसा रहा आप जरूर अभी का अभी ग्रुप में लिखेंगे। और हमारे जो सारथी है नए, जो केवल अभी जो डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो आप उनका मनोबल जरूर बढ़ाएंगे। हम आग्रह करते हैं तरुणा जी का। और सबसे पहले तरुणा जी आप जुड़ चुके हैं, एक हट क्यों नहीं रहा है, अंतिम हो ही नहीं रहा है। एक कुछ तो टेक्निकल इशू आ रहा है, 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट, ये अनपिन ही नहीं हो रही है, कुछ तो दिक्कत हो गया। ठीक है, मैं इसको आरंभ करता हूँ। देखिए मैं इसके मेन स्क्रीन पे दिख रहा, मैं मेन स्क्रीन पे भी आ रहा हूँ क्या? देखिए नहीं आ रहा हूँ ना, ये अनपिन ही नहीं हो रहा है। पंडित जी मैं कर देखिए, दिया, हो गया। अनपिन अनपिन अब मुझे अभी मुझे पिन करिए, क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पिन करिए अभी, आपको पिन कर देते, रुकिए। मुझे मेन स्क्रीन पे लाइए। आ गए आप? आया नहीं आया? नहीं आया आ गए अभी आ भी गए दिखती नहीं आ है। गए आप हाँ देखो। जल्दी चलिए। सबसे पहले तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, यही सनातन ज्ञान है। प्राकृतिक चिकित्सा और पोषण ही उत्तम स्वास्थ्य की ज्ञान है। इसी सुंदर संदेश को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय तरुणा जी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तरुणा जी का जीवन परिचय विद्या और हीलिंग की एक सुंदर त्रिवेणी है, जिसे बिना रुके आइए जानते हैं। आपने बीएससी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में BEMS की डिग्री पाई है। NDDY संयोग और नेचुरोपैथी की आप अपनी शक्ति बनाई है। एक्यूप्रेशर सुजो कपिंग थेरेपी की आप कुशल ज्ञाता है, और रेकी की ग्रैंड मास्टर बनकर आप हरती सबकी व्याधा है। एक बेहतरीन न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में सेवा का आपका संकल्प महान है, और 1 वर्षीय डिप्लोमा संघ न्यूट्रिशियन का आपको अद्भुत ज्ञान है।
घुटने का दर्द मिटेगा पल में जब पोषण का सही आधार होगा। तरुणा जी के इसी दिव्य ज्ञान से हर साधक का बेड़ा पार होगा। आज तरुणा जी हमारे बीच में विशेष न्यूट्रिशन इन न्यूरोथेरेपी पेन प्रॉब्लम घुटने के दर्द में पोषण की भूमिका पर एक अनमोल मार्गदर्शन रखने जा रहे हैं। तरुणा जी, सभी लोग इनको डिजिटल थालियों से स्वागत करेंगे। हर हर महादेव सर और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि पेशेंट ठीक होते हैं थेरेपी से, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। कई लोग ज्यादा खाते हैं, कई लोग बहुत कम खाते हैं। जैसे पेशेंटों से पूछा जाता है आते हैं कि आप क्या लेते हैं दिन भर, तो बोलता है कि दाल रोटी। दाल खाते हैं 1 कटोरी या रोटी, उसके साथ में कुछ नहीं खाते, ना वो सलाद खाते हैं। दूसरे से पूछते हैं, वो सलाद भी लेता है, लिया है फिर एक सब्जी लेता है। मतलब ये एक पूरी थाली कंप्लीट नहीं होती है। जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, मल्टीविटामिन ये सब चीज चाहिए, तो उन चीजों की कमी रहती है। मतलब कि जो एक पूरी थाली है वो कंप्लीट ही नहीं होती है कभी। इसलिए न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है और उसी से बीमारियां कभी ठीक नहीं होती। मतलब कि ठीक हो जाते, थोड़ा सा पेन कम हुआ फिर आ जाती है। उसको खत्म करने के लिए कि अगर हम भोजन पे पूरा ध्यान दें तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। न्यूट्रिशन जो होता है हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम होता है। वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है और साथ में बॉडी की जो सारी चीजें, ऑर्गन्स को, उनको भी मेंटेन करता है। छोटी छोटी चीजें ही मिलकर के बड़ी चीजें बनती है। अगर एक छोटे से मिनरल्स की भी कमी हो जाती है तो बड़ी डिजीज बन जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में एक सेलेनियम छोटा सा मिनरल है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो लीवर नेक्रोसिस तक हो सकता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तक हो जाती है सेलेनियम। जबकि वो नीड होता है, छोटे से अमाउंट में जरूरत होती है। जैसे कि 60 kg पर के का इंसानों से 10 mg की जरूरत होती है, लेकिन वो एक छोटा सा एसेंशियल वो हमारे को लीवर नेक्रोसिस तक पहुंचा सकता है अगर उसकी कमी बॉडी में हो जाती है, अगर हमने ठीक अमाउंट में उसे नहीं लिया तो। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमारे जीवन में जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स भी हमारे जीवन में फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं A, D, E, K और वाटर सोल्यूबल में आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप में भी होते हैं जैसे कि B2, B3, B5, B6, B9। B9 होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का एक नाम और है विटामिन M। या आपने शायद ही सुना होगा कि विटामिन M नाम से भी कोई विटामिन होता है हमारी बॉडी। तो फॉलिक एसिड का ही नाम होता है विटामिन M। विटामिन B12, बायोटीन जो होता है हमारे हेयर्स की ग्रोथ वगैरह, जैसे कि गंजापन आजकल ज्यादातर हो रहा है लोगों को, ये बायोटीन की कहीं ना कहीं कमी की वजह से होता है। और जैसे आजकल सप्लीमेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि बायोटीन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जहाँ पर हेयर की फॉल होते हैं तो वहां पर बायोटीन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। विटामिन सी, ऐसे ये मिनरल्स एंड ट्रेस मेटल्स, जिसमें से माइक्रो मेटल्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं और मैक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो वाले आते हैं हमारे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइक्रो वाले होते हैं आयरन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, क्लोरीन, क्रोमाइड, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो जो हमें नी पेन होता है वो हमारी डिजीज में आता है नी पेन ज्यादातर, जैसे मैम ने भी सारी बातें बताई हैं, उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि स्वेलिंग की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है नी में जो होती है सारी। तो हमें इसमें ज्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा बोन हेल्थ के बारे में बताऊंगी। बोन हेल्थ में कैल्शियम का खाना ही काफी नहीं होता, बोन को जरूरी होती है एक बिल्डिंग, प्रोटेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन। जब ये तीनों चीजें होती है तो हमारी बोन अच्छे से हेल्दी रहती है। अगर इसमें से एक की भी कमी होती है तो हमें बोन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है। कैल्शियम जो होता है हमारे 99% बोन एंड टीथ में पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा का क्या होता है, वो पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड के कैल्शिटोनिन द्वारा निर्धारित होती है। कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन विटामिन डी की उपस्थिति में होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं होता है।
विटामिन डी के अभाव में जो कैल्शियम है वो 90% लैट्रिन या पेशाब के थ्रू, 10% पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। हड्डियों को आपस में जोड़े रखने के लिए टेंडन्स, लिगामेंट एंड मसल्स कार्य करते हैं, और पीठ की हर वर्टिब्रा के बीच में एक शॉकर के रूप में डिस्क। ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं ये सब चीज न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही होती है। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो हमारे जैसे लुब्रिकेंट नहीं बनता है, डिस्क के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो कम होने लग जाता है अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स ठीक से काम नहीं करते। क्योंकि हम अगर ट्रीटमेंट भी देते हैं, अगर वो खाना ठीक से नहीं खा रहा तो कहीं ना कहीं कमी होती है। अब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा, कि जैसे कहते हैं ना आंतों में विलाई पाया जाता है, विलाई हमारे अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अगर आप ठीक न्यूट्रिएंट ही नहीं ले रहे तो विलाई भी क्या अब्जॉर्प्शन करेंगे आपकी बॉडी। एक खाना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक आपकी थाली होती है ना जो डेली बेसिस की, वो एक पूरी होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। प्रोटीन भी हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, क्योंकि इन सब चीजों से मिलकर ही एक संपूर्ण थाली बनती है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज की कमी होगी तो आपकी बॉडी में हमेशा कमी रहेगी। आप चाहे कितना ही ट्रीटमेंट कर लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, थोड़े दिन बाद उन्हें प्रॉब्लम चालू हो जाती है। क्योंकि हमारा काम है न्यूरोथेरेपी के थ्रू पूरी बॉडी को ठीक करना। बॉडी के साथ साथ अगर हम उनको डाइट भी अच्छी देंगे तो वो हमारा अच्छे से जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी उस चीजों। कैल्शियम जो होता है बोन का सीमेंट होता है, और बोन का सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तिल, रागी, दूध, दही, पनीर। ऐसे ही विटामिन डी होता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। उसके लिए हमें 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट की धूप, और जैसे कि एक मशरूम होता है, मशरूम को भी अगर हम धूप में रखते हैं तो वो विटामिन डी को अब्जॉर्ब करता है, तो उसे हमें खाना चाहिए। साथ में होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है बोन का 50% स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन के लिए हम दाल, राजमा, पनीर, एग, सोया, चिया सीड्स खा सकते हैं। उसके साथ में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं। जैसे कि हम 125 DCC में सबसे पहले गोल 3 गोल 7 लीवर देते हैं, तो उससे हम मैग्नीशियम को अब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए पंपकिन सीड, पालक, अलसी के बीज। उसी के साथ साथ हमें विटामिन K2 भी चाहिए होता है, वो कैल्शियम को बोन के ऊपर चिपकाता है। साथ में जिंक और कॉपर चाहिए होते हैं जो बोन रिपेयर का काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो होते हैं जैसे कि हल्दी और काली मिर्च। करक्यूमन जो होता है पेन को कम करता है और सूजन को कम करता है। ठीक है, क्योंकि हल्दी के साथ काली मिर्च इसलिए लेते हैं, जो उसमें करक्यूमन पाया जाता है वो उसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। अदरक और लहसुन जो होते हैं नेचुरल एक पेन किलर की तरह काम करते हैं। ओमेगा 3 जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं होता तो ये कट की आवाज वगैरह जो आती है इस वजह से ही आती है। घिस घिस करना, सारी जगह जॉइंटों में आवाज आना, गैस का बढ़ जाना, ये बबल्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि लुब्रिकेशन खत्म हो गया तो गैस अपनी जगह बना लेता है। हरी सब्जियां जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है और विटामिन के लिए जरूरी होती है फॉर बोन्स। लेकिन हरी सब्जियों का एक ये है कि अच्छे से धोकर खाएं, कभी कच्ची ना खाएं उन्हें जितना सोते कर ले या हल्का सा लंच कर ले। लंच करना ये होता है जैसे पानी में उबाल करके थोड़ी देर के लिए आपने हरी सब्जियों को डाल दिया और फिर उसे निकाल लिया। तो उसमें क्या होता है कि जो हरी सब्जियों में फाइटेट्स पाए जाते हैं वो निकल जाते हैं। अगर फाइटेट्स को आप ऐसे ही कंज्यूम करोगे तो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फाइटेट बना लेगा जो स्टोन का कारण बनते हैं। तो इसलिए डॉक्टर भी जब जाते हैं जैसे किडनी स्टोन या किसी को स्टोन होते हैं तो वही हरी सब्जियों का मना कर देते हैं कि आप पालक नहीं खाएं, बीज वाली चीजें न खाएं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइटेट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में। उनसे लड़ने के लिए यही है कि उन्हें उबाल करके साफ कर करके खाया जाए, क्योंकि एक तो हरी सब्जियों में क्या होता है कि वो मिट्टी में पैदा होती है तो ज्यादा उन पर चिपकी रहती है। उन्हें अच्छे से पहले 3 से 4 बार वॉश करें, फिर उन्हें थोड़ा सा ब्लंच कर कर खाएं। और जो हरी सब्जियां जो पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा मूली में कैल्शियम पाया जाता है। मूली में ना पाया जा करके उसकी जो पत्तियां होती है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ऐसे बीट रूट हो गया, ये जो सारी गाजर हो गई, इनकी जो पत्तियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, उनकी खुद की उसमें नहीं होता है। तो आप सबसे ज्यादा जो खाएं तो उनकी हरी सब्जियां ही, हरे पत्तेदार सब्जियां ही खाएं, तो उनमें आपको सबसे ज्यादा कैल्शियम उनसे मिलेगा। मूली में कम होता है, मूली की पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है। तो मूली के पत्तों को पका करके जितना लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बीट रूट हो गया, धनिया हो गया, मिंट हो गई, मिंट की चटनी, धनिया की चटनी खाएं, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है।
और ये जो सारे हमारे स्पीसीज होते हैं उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन वो होता है कि वो छोटे अमाउंट में खाते हैं, क्योंकि जो 100 ग्राम में कम से कम 1500-1600 mg होता है, एक तरीके जीरा जो हमारा होता है उसमें ये होता है, लेकिन हम 100 ग्राम जीरा एक बार में नहीं खा सकते, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर हमारे प्रॉब्लम है। तासीर वैसे जब ठंडी होती है, लेकिन एक एक लिमिट होती है ना हर चीज की, अगर हम खाते हैं तो अगर लिमिट से ज्यादा कोई चीज खाई जाती है तो हर जगह नुकसान ही करती है। अब हम बात करते हैं कि जो हड्डियों में पाई जाती है हमारे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट होती है जो हड्डी बनाने का काम करती है, और ओस्टियोक्लास्ट होती है पुरानी हड्डियों को खाने का काम करती है। अगर ओस्टियोब्लास्ट का काम अगर हाइपो हो जाता है ओस्टियोक्लास्ट पुरानी हड्डियों को खाने का काम करता है। 1 मिलीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर तक की बोन को 7 दिन में खा जाती है ओस्टियोक्लास्ट होती है, और जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो बोन को बनाते 45 दिन में बनने में टाइम लगता है। बोन का बढ़ना में इसकी ओस्टियोक्लास्ट हाइपो हो रही है, यानी कम काम कर रही है, जिससे पैराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा अगर बोन घिस जाती है तो उसे डिजनरेशन कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट कम काम कर रही हो जिसे ग्रोथ हार्मोन या थायराइड ग्लैंड को ठीक करा जा सकता है। तो 1 थायराइड फ्री हम ओस्टियोब्लास्ट के लिए देते हैं और 1 पैरा जो होता है ओस्टियोक्लास्ट के लिए दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सीड थेरेपी की। सीड्स के बारे में आपने सुना होगा कि सीड्स हमारे जीवन में, जैसे कि आजकल वीडियोस वगैरह भी आती होगी तो सब जानते होंगे, जैसे चिया सीड, हेम्प सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड। तो ये सारे सीड्स क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उनके बारे में आज बात करूंगी आपसे। तो मैं सीड थेरेपी के बारे में बताऊंगी कि उन्हें कैसे कंज्यूम करना है और कैसे आप यूज कर सकते हैं। हालीम सीड्स होते हैं जो ये होते हैं जॉइंट्स पेन, ब्लड बढ़ जाता है, इससे हार्मोन बैलेंस, हेयर एंड स्किन और इम्यूनिटी और वेट पे मैनेजमेंट करते हैं। इसका जो खाने का तरीका है वो 1 महीना खाओ फिर 15 दिन गैप करो, और इसकी मात्रा जो दिन में लेनी होती है 1 टीस्पून, मतलब कि एक जो चाय की चम्मच होती है उतना पर डे का खाना होता है। इसे ज्यादा खाने से, अगर ज्यादा खाओगे उससे ज्यादा तो एसिडिटी और गर्मी कट जाता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। तो आप इसकी जो मात्रा है वो इतनी ही रखें, इससे ज्यादा ना खाएं। और जॉइंट पेन में यूज करने का तरीका ये है, अगर आपके किसी पेशेंट को जॉइंट पेन जैसे नी पेन है तो उसे कैसे खाने के लिए कहना है वो देखिए। 1 टीस्पून इसको भिगोना है रात को, साथ में आधा चम्मच हल्दी और दूध और गुड़, इन सब चीज पहले भिगो के रखना है मैलिन सीड को 1 चम्मच। ठीक है, जब रात को इसका यूज करेंगे तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी, दूध और गुड़, उसको पकाना है फिर उसे पीना है। इसका यूज आप 2 से 3 हफ्ते तक करने के लिए कहेंगे अपने पेशेंट को, तो उससे उन्हें काफी जॉइंट्स में आराम मिलेगा और उनका लुब्रिकेशन वगैरह बढ़ेगा। अगर कट कट की आवाज आती है या पेन वगैरह रहता है तो वो कम होगा। दूसरा हमारा सीड है पंपकिन सीड, जिसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट और जिंक और मैग्नीशियम ज्यादा पाए जाते हैं। लाभ इसका होता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट है। ये हेयर ग्रोथ, स्लीप मोड, मतलब किसी को नींद नहीं आती तो उसे नींद अच्छी आने लग जाती है। ब्लड शुगर और बोन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसकी भी जो क्वांटिटी है 1 टीस्पून पर डे की है। इनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए जिन्हें किडनी स्टोन होता है, लो बीपी होता है, क्योंकि इसको खाने से और लो बीपी हो जाता है। हम हाई बीपी के मरीज को दे सकते हैं इसे, लेकिन लो बीपी को मरीज को देने से बचना चाहिए। और प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर से पूछ कर ही इनको देना चाहिए। अब आते हैं खसखस के बीज यानी पॉपी सीड्स। इनका जो इंग्लिश में नाम कहते हैं, खसखस के बीजों को पॉपी सीड्स कहते हैं। बॉडी को ठंडक देते हैं, जैसे गर्मियों में खसखस का शरबत भी किया जाता है। ये बॉडी को ठंडक देते हैं और ये नींद लाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। जॉइंट्स पेन, हेयर, स्किन और डाइजेशन को अच्छा करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। 1 टीस्पून पर डे इसकी भी यही है। जो सीड्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 टीस्पून पर डे लिए जाते हैं। खसखस का भी एक यूज है जो रात को पीना चाहिए कि 1 टीस्पून खसखस, 4 बादाम रात को भिगो करके और उनको पीस करके उबाल करके रात को सोने से 1 घंटा पहले पीना है। और ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। अगर नेचुरल पेन किलर मिल्क बनाना है खसखस के साथ तो उसका ये है 1 टीस्पून खसखस,
आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच सौंठ डालनी है आपको और उसको उबालना है अच्छे से, फिर रात को पी करके सो जाना है। अगर आपके पेशेंट को दिक्कत है तो आप उसे ये मिल्क बता सकते हैं कि वो पिए और उसका पेन में काफी रिलीफ होगा इसके साथ साथ। अब हमारा आते हैं सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड भी यही काम करते हैं कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन जो होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है विटामिन ई प्लस सेलेनियम दोनों चीजें पाई जाती है। जो हमारा सेलेनियम होता है वो अगर विटामिन ई के साथ लिया जाता है तो वो ज्यादा फायदा करता है। अगर आप सेलेनियम को ऐसे ही लेंगे तो फायदा नहीं करेगा जब तक विटामिन ई नहीं होगा उसके साथ। जैसे थायराइड पेशेंट होते हैं, थायराइड पेशेंट को भी सेलेनियम की नीड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थायराइड भी बढ़ता है। अगर सेलेनियम कम होता है तो उसका TSH लेवल कम नहीं होता। तो अगर वो सेलेनियम कंज्यूम कर रहा है या कुछ ऐसी चीज खा रहा है तो उसको विटामिन ई खाने की सलाह जरूर है। थायराइड इम्यूनिटी हेयर एंड ब्लड शुगर और मूड और एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो इसका भी खाने का यही तरीका है, 1 टीस्पून पर डे। अवॉइड करना है जिनको फास्फोरस ज्यादा होता है, जैसे किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी की रिपोर्ट में आ रहा है कि फास्फोरस बड़ा होता है, क्योंकि सनफ्लावर सीड का फास्फोरस लेवल हाई होता है, तो हम किडनी पेशेंट को नहीं देंगे अगर उनकी रिपोर्ट्स में आ रहा है फास्फोरस पहले से ही हाई। स्टोन वाले को नहीं देंगे। इसके बाद आता है हेम्प सीड, भांग के बीज। भांग के बीज में ये है कि इसमें कंप्लीट 9 के 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, कि जो हर किसी में जैसे दाल वगैरह भी होता है तो उसमें एक मिथियोनिन अमीनो एसिड्स की कमी होती है और सीरियल्स में ग्लाइसिन की कमी होती है। तो ये जो भांग के सीड है इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये इसका बेनिफिट ये है कि ये जॉइंट्स, अर्थराइटिस, हार्ट्स, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, स्किन एंड हेयर, हार्मोनल बैलेंस को बढ़ाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि लेडीजों में जो दिक्कत होती है हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेडीजों में काम करता है और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में काम करता है। ज्यादा बोन हेल्थ की दिक्कत क्योंकि मीनोपॉज के बाद लेडीजों को ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन लेवल की कमी हो जाती है। पुरुषों को 60 साल के बाद ज्यादा दिक्कत होती है जॉइंट्स की, लेकिन आजकल खाना पीना ऐसा है या खाना पीना खा ही नहीं पा रहे लोग, तो आजकल शुरुआती दौर में ही चालू हो गई जॉइंट्स की दिक्कत, नहीं तो पहले 50 के बाद या 55 के बाद चालू होती थी जॉइंट्स। इसका भी खाने का जो तरीका है 1 टीस्पून पर डे। ये एक तरीके से ब्लड थिनर का काम भी करता है। जैसे कि कोई लोग अगर ब्लड थिनर की दवाइयां खा रहे हैं तो वो जरा डॉक्टर से पूछ कर कंसल्ट कर ही खाए, क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। के बाद आता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को अलसी के बीज भी कहते हैं। इसका भी हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल, इसमें ओमेगा और फाइबर पाया जाता है, ओमेगा 3 फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अलसी को खाने का एक तरीका है कि आप इसे साबुत ऐसे ही ना खाएं, इसे पीस करके खाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही कंज्यूम करा जाता है तो ये पोटी के थ्रू ऐसे कैसे निकल जाता है। इन्हें या तो आप हल्का सा तवे पे रोस्ट करके इनको ग्राइंड करके फिर कंज्यूम करें, और अगर अलसी के बीजों को खाना है तो आप दही के साथ मिला करके खाएं तो ये ज्यादा बेनिफिट करते हैं। जिनको भी जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस या वेट लॉस करना है तो वो इनको ले सकते हैं। शुगर कंट्रोल में फायदा करता है। हार्मोनल बैलेंस लेडीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छा, जैसे मीनोपॉज चल रहा है या किसी के PCOD या PCOS की दिक्कत है तो वो इनको कंज्यूम कर सकते हैं। डाइजेशन अच्छा करते हैं, हेयर स्किन को अच्छा करते हैं। फ्लैक्स सीड जो होते हैं वो कैंसर प्रोटेक्शन का भी रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर होते हैं तो उसके रिस्क को कम करते हैं अलसी के बीज। इनका भी यही है कि 1 टीस्पून पर डे खाना होता है इनको। अब आते हैं तिल। तिल को जो कहा जाता है वो बोन का कैल्शियम कहा जाता है, यानी इतना कैल्शियम होता है कि उनको बोन का कैल्शियम कहा जाता है। जैसे ही सर्दियों में भी हम जैसे ही तिल के लड्डू, तिल की बर्फियां, ये सब खाने का यही है कि तिल क्योंकि थोड़ा गर्म होता है तो इन्हें इसलिए सर्दियों में खाया जाता है। और जैसे कि ये आता है उत्तरायण का समय होता है, तो जब जैसे कि पतंग वगैरह उड़ाते हैं लोग, तो ये किस लिए खाई जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि सूरज की सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और वहां का तिल खाया जाता है, तो दोनों B12 का भी अब्जॉर्प्शन होता है और कैल्शियम का भी अब्जॉर्प्शन होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे रिवाज, रीति रिवाज बनाए गए, जो फूड वगैरह कल्चर जो चला है, एक ऋतु में ये फल खाया जाता है, उसके बाद ये सारी चीजें खाई जाती है, तो ये सब सीक्वेंस इसलिए हमारे बड़े बड़े बूढ़ों ने बनाया था कि इस तरीके से खाई जाती है। तो पहले किसी चीज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो खाने को उस तरीके से ही खाया जाता था। लेकिन आज का सारी चीजें बदल गई हैं,
सब्जियां सब पूरे साल अवेलेबल होती है, तो उस हिसाब से सीजनेबल सब्जियां कोई खाता नहीं है। जैसे अब गोभी का इस टाइम पे सीजन नहीं है, लेकिन लोग गोभी खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, जबकि वो खाने का है नहीं। जो सीजन में फल और सब्जियां चल रही है, वो लोग छोड़ करके जो सीजन से निकल गई उन सब्जियों की तरफ दौड़ते हैं, अपनी चीजों को छोड़ते हुए चले जा रहे। सीजनेबल फ्रूट और सब्जियां सबसे ज्यादा खानी चाहिए, वो चीजें नहीं खाते। तो आपको सबसे ज्यादा सीजनेबल चीजों पर जाना है, और जो हमारा पुराना कल्चर है उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर लेकर के आना है वापिस, क्योंकि जो छोड़ते जा रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं है, आपके शरीर को ही नुकसान होगा। ये जो तला हुआ खाना, ये जो मैदा खाना, ये सब चीजें जब बनती थी, जैसे कि अब ये बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश के समय में जैसे हमारी जवे बनना, ये सब चीजें किस लिए खाई जाती है? यानी इसका भी एक प्रोसेस होता था, नहीं कब हमारा पेट कब काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा, किस टाइम पे क्या चीज खानी है, वो सब चीज पहले से ही डिसाइड होती थी। और हर जगह का, जैसे साउथ में अलग फूड होता है, राजस्थान की तरफ अलग फूड होता है, तो ये सबकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता था। आजकल हर तरीके का फूड हर जगह खाया जाता है, लेकिन किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा। लेकिन वही है कि भेड़ चाल जैसे चलती जाती है, सब उस चाल में चलते चले जाते हैं। क्योंकि बड़े बूढ़े जो कहते हैं उन सबको तो सब कहते हैं ना कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो सब चीजें चली गई है। लेकिन जो पीछे की प्रोसेस था ना, वो सबसे अच्छा था। उसमें जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, आग पर बनाना, ये सब चीजें जो थी, यानी कि सारी चीजें हमारे जो 5 तत्व थे ना, वो सारी सारी चीजें हमारे उसमें आ जाती। आजकल इन सब चीजों की जो बॉडी हमारी बनी हुई 5 तत्वों से, उस चीजों को ही तो नहीं मिल रहा है, फिर हमें कमी आ रही है इन सब चीजों की। ऊपर से जो चीजें दिन भर चलती आ रही है, सीजनेबल चीजें, वो भी छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि लोग हम बीमार हो रहे हैं। बीमार तो होना ही है ना, जब आपने अपनी चीजें ही छोड़ दी। सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जा रहे हैं, मैदा सबसे ज्यादा कंज्यूम करा जा रहा है, मोटा अनाज को सब अवॉइड करे जा रहे हैं। धीरे धीरे वही कल्चर आ रहा है, लेकिन वो भी वही है कि वेस्टर्न कल्चर में जहाँ पर मांग होती है, तो जब इंडिया में फॉलो होता है। मतलब वेस्टर्न में कोई चीज अगर नीम की दातुन करने से वहां पे बिक रही है, तो नीम की दातुन लोग यहाँ पे करने लग जाते, जबकि नीम की दातुन हमारे पहले से ही चल रही है। मतलब कि जो चीज हमारे पास पहले से ही है, वो चीज दूसरे सिखाते हैं जब हम सीखते हैं। आजकल ये सारी चीजें होती है। मतलब विदेशी आकर के बोलेंगे ये चीज अच्छी है, तो जब अच्छी है, अगर हमारे घर के लोग या कोई और बोलेगा तो बोलेंगे नहीं, ये तो पुराने रीति रिवाज है, हम क्यों करें। वही अगर विदेश में अनाउंस हो जाती है चीजें, तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें भी लेना है। फिर वो चीज जो 2 रुपए की मिल रही है, वो अगर 100 रुपए में मिल रही है ना, तो लोग खरीद लेते हैं। क्योंकि अपनी चीजों की कदर नहीं होती। जब यहाँ से लोग ले लेकर के वहां पे बढ़ाते हैं, बेचते हैं, तो वो चीजें हमारे पास ही वापस आती है। इसके बाद आता है चिया सीड। हाँ, जो तिल होता है ना, उसको बोन बोन के जॉइंट्स में, हार्ट और हेयर और हार्मोन्स, ब्लड, इसमें क्योंकि आयरन और कॉपर ही मिलता है, और ये डाइजेशन, डायबिटीज और स्किन ग्लो को बढ़ाता है। इसका भी कंज्यूम करने का यही है कि 1 टीस्पून पर डे। लेकिन इससे जैसे कि गर्मियों में ना खाकर सर्दियों में खाया जाता है। और इसमें जो 2 वैरायटी होती है, एक होते है सफेद तिल, एक काले तिल। काले तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। उसको हम ऐसे जैसे अभी यूज कर सकते हैं गर्मियों में, 1 चम्मच काले तिल को भिगो करके सुबह उसे पीस करके या दूध वगैरह बना करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी पानी में भिगने के बाद। किसी भी चीज की तासीर को ठंडी करने का यही तरीका है कि आप उसे पानी में भिगो करके खाएं। जैसे बादाम भी होते हैं कि सर्दियों में हम ऐसे ही खा लेते, लड्डू बना खाते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में खाया जाता है उसे भिगो करके, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाएं तो भिगो करके खाएं, तो उसकी तासीर को ठंडा कर दिया जाता है। और जो तिल होते हैं वो पाइल्स वाले, एसिडिटी वालों और किडनी स्टोन वालों को ना दें, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, तो पाइल्स जिसे है तो उसकी गर्मी बढ़ेगी, तो उससे फिर पाइल्स बढ़ जाएंगे उसके। और ये एक तरीके से ब्लड थिनर का काम भी करता है, क्योंकि तिल में विटामिन के पाया जाता है, तो ब्लड को पतला करने का काम भी हमारा तिल करता है। तो देखिए छोटी छोटी चीजें कितना हमारा रोल प्ले करती है। अगर हम इन्हें सही से लें, तो छोटी छोटी चीजें हमारे सारे एसेंशियल जो भी हमें नीड्स है ना, वो सब पूरा कर देंगे। अब आती है चिया सीड्स की बारी। चिया सीड्स और सब्जा सीड्स आपने सुने होंगे कि 2 तरह के सीड्स होते हैं, सब्जा अलग होते हैं और चिया अलग होते हैं। तो इनमें कंफ्यूज ना हो, 2 तरीके के होते हैं, सब्जा अलग होते हैं और चिया अलग होते हैं। ये भी जॉइंट्स पेन, इन्फ्लामेशन, शुगर कंट्रोल, हार्ट, बोन्स एंड स्किन एंड हेयर और डाइजेशन के लिए करते हैं। चिया सीड्स भी एक तरीके से ब्लड थिनर का काम करते हैं। तो और चिया सीड्स को भी लो बीपी वालों को नहीं देना है आपको, और प्रेगनेंसी वाले में पूछ करके डॉक्टर से ही दें।
तो ये सारे सीड्स होते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें, लाइक जैसे कि आप इन्हें आप ऐसे खा सकते हो, आप सोचोगे कि मैम ने बताते थे इतने सारे सीड अब खाएं कैसे, सारी सबके बताइए कि 1 चम्मच ही खाना है। तो आप जैसे ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं, आपने कोई सलाद बनाई है तो उस पर थोड़ा सा इनको पाउडर बना के रख सकते हो, उस पर ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं। आप इन्हें पराठे बना के खा सकते हैं, इनके आटे में मांड के खा सकते हैं। जैसे आपने आटा गूंदा है तो उसमें थोड़े से सीड का, जैसे इन सबके सीड्स का एक वो बना लीजिए पाउडर फॉर्म में, 1 चम्मच डाल लिया, 2 चम्मच उस आटे को गूंद लीजिए, उसकी रोटियां बना के खा लीजिए। या आप कोई सब्जी खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क लीजिए। दही हो गई, दही में डाल के खा लीजिए। कोई स्मूदी बनाइए उसमें डाल लीजिए। छाछ बनाई, छाछ में 1 चम्मच डाल लीजिए। तो आप इनका अल्टरनेटिव ढूंढ करके आप ऐसे खा सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप एक एक चम्मच डालेंगे फिर खाना, आप इन सबको रोस्ट कर करके थोड़ा सा पीस करके एक डब्बे में बना करके रख लीजिए और फिर इनको ऐसे इस तरीके से यूज करिए। तो आपके जो ये सब चीजों का आपके बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और ये सारी देखो सारी बीमारियां इसलिए आती है, लीवर काम नहीं करता, जैसे कोलेस्ट्रॉल या चर्बी, फैटी लीवर सबको हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, तो ब्लड थिनर की जरूरत होती है। अगर ब्लड थिनर रहेगा तो आर्टरीज में फ्लो अच्छे से होगा, फ्लो अच्छे से होता है तो वेन्स का भी काम ठीक से होता है, और फिर हमारी नसें ठीक से काम करती है। और अगर घुटनों में सूजन आ रही, कहीं ना कहीं एंटी इंफ्लेमेटरी हो रही, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। तो अगर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। साथ में जैसे लेडीजों को हार्मोन इम्बैलेंस, आजकल पीसीओडी पिकोस ये सबसे ज्यादा चल रहा है। ये सीड साइकिल भी एक होता है कि इस तरीके से लेडीजों को दिया जाता है सीड्स की साइकिल बना करके, कि उनका जो मीनोपॉज वगैरह होता है या पीसीओडी पिकोस, उसमें बेनिफिट मिलता है, उनकी पीरियड साइकिल नॉर्मल हो जाते हैं, वेट बढ़ता है, उसमें वेट लॉस के काम आते हैं। उसके साथ में वेट जो बढ़ रहा है उसमें भी ये काम करते हैं। तो आपको इनको धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में खाना चालू करिए, आप अपने अंदर अपना भी फर्क देंगे। मैं कहती हूँ कि पहले शुरुआत अपने आप से करिए, पहले आप अपने आप चालू करिए इन सब चीजों को खाना, तो आप जब अपना बेनिफिट खुद देखेंगे तो आप अपने पेशेंटों को फिर बाद में रिकमेंड करेंगे। जो कहते हैं ना कि पहली शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। अगर आपने अपनी शुरुआत नहीं करी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी में इनका क्या फायदा हुआ है। जब भी आप गा पाएंगे ना कि हाँ मेरे को ये फायदा हुआ था, मैंने ये देखा, तो आप अपने पेशेंट को भी उसी बिलीव और उसी कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे, और वो भी उस तरीके से उसको भी असर दिखेगा इन सब चीजों। जैसे जॉइंट्स के पीस में लुब्रिकेंट का कमी हो जाती है, सूखनापन या वायु का ज्यादा भरना हो जाता है, तो उसमें ये सब चीजें काम की होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 और 6 होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं ब्लड को पतला भी करते हैं, क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और सूजन को भी कम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। आप छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में शामिल करिए, और जो पुरानी चीजें उन्हें सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों से जानिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उनकी बातों को मानिए। एक थाली को पूरा करिए, जैसे प्रोटीन मतलब कि आपकी एक दाल होनी चाहिए कटोरी की, एक सूखी सब्जी भी होनी चाहिए, साथ में प्रोबायोटिक के रूप में दही भी होनी चाहिए, दही में आप सीड्स डाल लीजिए। आपके पास सीरियल्स के रूप में चावल होने चाहिए या रोटी होनी चाहिए। रोटी या चावल में से आप एक चीज खा सकते हैं, क्योंकि फिर कार्बोहाइड्रेट रिच हो जाता है। अगर दोनों चीज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, प्रोटीन कम हो जाएगी, क्योंकि मसल्स की बिल्डिंग के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। तो प्रोटीन की नीड ज्यादा होती है, तो इसलिए आप चावल या रोटी में से एक चीज लीजिए। तो ये जब भी खाएं तो एक चीज खाएं। थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा करेली सब्जी, अगर कड़वा खाना है तो करेली सब्जी बना लीजिए, नहीं तो नीम रख लीजिए। वो कहते हैं ना कि कड़वे से शुरुआत करते हैं तो हमारा जो है वो चालू हो जाता है। कहते हैं ना मीठा खाने से थोड़ी सी लार टपकने लग जाते, लेकिन कई बार कड़वा खा के देखिए कि आपकी बॉडी में अलग ही चेंजेस आएंगे शुरुआत में अगर कड़वा खाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में कब बदलाव ला देंगी, और कब आपके पेशेंटों का जो असर है वो 50 से 100% में कब बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही था। आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लाती रहूंगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी अपने पेशेंटों पे ये देखा था कि कहीं ना कहीं खाना पीना ना जो वो रोक देता है हमारी ग्रोथ को। क्योंकि मैं जब पेशेंटों को पूछती थी कि मैंने कहा आपने ये खाया, वो कह रही थी नहीं मैं तो सिर्फ थोड़ी सी सब्जी और रोटी खाती हूँ। अभी आप बताइए कि थोड़ी सी सब्जी और रोटी खाने से उसे क्या मिला दिन में?
ना तो वो बादाम खाए, ना उसने कुछ फ्रूट्स खाती थी, ना वो कुछ खाती थी। मतलब कि बस ये था कि सुबह रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी खानी होती। अब क्या मिला, क्योंकि पकने के बाद आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही मर जाते हैं हमारी उसके सब्जी वगैरह के, कितनी पका रहे हैं, कितनी बार कौन से ऑयल में बना रहे हैं। क्योंकि आजकल मिलावटी इतना हो गया है, तो हम जो चीजें खा रहे हैं उसमें पूरा वो नहीं मिल रहा ना हमें, हमें जहर ज्यादा मिल रहा है और जो हमारी चीजें बेनिफिट की वो कम मिल रही है। तो इसलिए थाली को पूरा रखने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपना थाली पूरी रखें, मतलब प्रोटीन का, सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सब होना चाहिए। एक प्लेट सलाद की होनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। मतलब अगर छोटे छोटे अमाउंट में सब खाएंगे तो आपकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि हर चीज में भगवान ने सब चीज दी है, उसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, सब चीज। आप अगर एक गोभी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, उसमें सब चीज है, लेकिन अगर एक अमाउंट ठीक ठीक पोर्शन में खाएंगे तो ही आपको मिलेंगे वो सारी चीज। क्योंकि आपने देखा होगा अब जो फसल है, ये सब्जियां, जो सब चीजें बड़ा बड़ा करके यूरिया डालते हैं, फिर उसको बढ़ाने के लिए इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। दूध भी आजकल सेफ नहीं, भैंसों को भी ज्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो सब चीजों में मिलावट हो रही है, तो हमें मिलेगा कहाँ से सारी चीज, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज ज्यादा खाई जाती है ना। फिर हमारी थाली छोटी है, हम खाते ही नहीं है सारी चीजें, तो जो चीज लड़ने के लिए चाहिए वो भी नहीं आती हमारे पास, तो इसलिए कमी होती जाती है, फिर बीमारी हमारे जीवन में शामिल होती जाती है। मतलब आजकल घर में चाहे कोई हो, मैं हो, आप हो, या किसी के परिवार में किसी को एक ना एक छोटी से छोटी बीमारी होती है। मतलब कोई ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे जो आहार भी ठीक लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके आहार में ही कमी होती है, इसलिए उनको बीमारी आ रही होती है। अगर आपके कोई सवाल है इसको लेकर के तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी, जिनके भी मन में कोई भी दुविधा या तो कुछ संशय है तो आप कृपया हैंड राइज करें और आपको अवसर दिया जाएगा। और आज का सत्र कैसा लगा, बिल्कुल आप अपने शब्दों में, सारथी ग्रुप में आपका ही मंच है, आप उस पर साझा कर सकते हैं। आज का सत्र कैसा लगा, और क्या ऐसे ही हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिष्य हैं, वो शिक्षक बनने की जो हमारी यात्रा है उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। दूसरी बात हम बता दे रहे हैं, फटाफट हम कुछ अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं। जिनको भी आश्रम आना चाहते हैं, अभी भी थोड़ी सी सीटें बाकी हैं, वापस से कल डिटेल डाल दिया जाएगा एक बार ग्रुप में, तो आप लोग अभी भी सुनहरा अवसर है। और क्या उधर पढ़ाया जाएगा ना, वो पूरा सिलेबस थोड़े ही दिनों में हम डालने वाले हैं कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट 10 डेज तक हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऑफलाइन में क्या चीजें एक्टिविटी रहेगी, उसका भी हम सिलेबस बहुत जल्दी डाल देंगे। उसके अलावा जो लोग अगर सारथी ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं, वो क्षमा चाहेंगे रेवोल्यूशनरी ग्रुप से, अगर आप ऑनलाइन प्रतिदिन हर समय आप ऑनलाइन अगर सत्र हमारा अटेंड कर रहे हैं, हर लेक्चर में जुड़ रहे हैं, तो मंच आपके लिए बनाया गया है। उसमें हम और भी अधिक एक्टिविटी करते हैं, सत्र के बाद भी उसमें चर्चाएं रुकती नहीं है, उसमें चर्चाएं चलती रहती हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और 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 क्या है, और आपके मन में अब प्रश्न क्या है उसके ऊपर दे सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को भी अपना अनुभव साझा करना है, सारथी ग्रुप में जाए और वहां पे मैसेज डालना चालू करें। और जो सही में अगले सत्र में भी ऐसे ही अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं और कुछ आगामी सत्रों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, राकेश भैया को भी मैसेज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी समय आप लेना चाहें, 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, 20 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, घंटों लेना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसके जो प्रश्न है देखते हैं। रितु जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो, राम राम मैम। हेलो, रात को नहीं बोलती है राम राम। हाँ जी मैम, पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि इतने सारे सीड्स हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट करते हैं। थैंक यू पहले आप। और मैम जो आपने छोटी चीजें भांग, बहुत काम करते हैं हमारे। हाँ जी, वो जो आपने भांग का मतलब बताया सीड, वो तो हमने कभी सुना भी नहीं है। हमें तो ऐसे था कि उससे नशा हो जाता है भांग खाने से। नहीं, उनसे नशा नहीं होता, और अवेलेबल भी होते हैं हमारे इंडिया में, अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे आसपास तो बहुत ज्यादा है तो मैं कल ही तोड़ के खाऊंगी थैंक यू मैम। तो रितु जी, आपसे आग्रह है, तिल का लड्डू आप है ना करुणा जी के लिए ज्यादा भिजवाएं बना करके, और भी ठीक है। लड्डू बना के भिजाएं, जिससे उनसे अगर खाया ना जा सके तो हमारे तक भी भेज सके।
जरूर जरूर वो भांग के लड्डू ये बनाने की बुला कह लेंगे रही हम है। लोग। भांग की पराठा चलेगा, आश्रम में चाहिए आप लोगों को खिला देंगे, आप लोग लेके आइए हम खिला देंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, और किस, और आप कौन है, वीरेंद्र जी? हाँ, करुणा दीदी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ दीदी, मैं एक चीज ये पूछना चाहता था कि आपने जितनी सीड्स बताई हैं, हाँ जी। क्या उन सारी सीडों को 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेके सभी सीडों को मिला करके और सौटे करके उनका सबका एक साथ पाउडर बना के रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रख सकते हैं, लेकिन आप 50 ग्राम लेके 10-10, 20-20 ग्राम बना कर, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है रेन का, इसमें जल्दी खराब होती है चीजें। आप थोड़े अमाउंट में बनाए, पहले उसे कंज्यूम करें, फिर उसके बाद दोबारा बनाए। मैं ये नहीं कहती कि एक बार में इकट्ठा कर लो सारी चीजें, पहले आप थोड़े अमाउंट में बनाओ, उसे कंज्यूम करो, फिर नया बनाओ, क्योंकि नई चीज बनाने से ज्यादा फायदा होता है। पुरानी चीज रखे रखे भी हो जाती है थोड़ी, जैसे अभी खमी खमी हो जाएगी, अभी जब मौसम चल रहा है इसमें खम जाती है जल्दी से। हाँ, उसका ज्यादा बना के रखने से मतलब उसका आप ऑयल। आप 50-50 ग्राम लाके आप जैसे आप रख लीजिए, लेकिन अब जब पाउडर बनाए तो उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच ले लो एक सबकी, और फिर उसको रोस्ट कर फिर उसको पीस करके फिर रख लो। ज्यादा दिन रखने से उनका ऑयल भी उड़ सकता है ना दीदी? हाँ, यही सारी चीजें, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बनाए। चलो, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा आपका भी। वीरेंद्र जी, आप बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। बनाए, ज्यादा बनाए, मेरा एड्रेस ले लीजिए, और राकेश भैया का भी एड्रेस देते रहे, और कुछ लोगों का एड्रेस देते रहे, ठीक है? आप ज्यादा बनाए। आप कोई नहीं, कुरियर से भेज देंगे, बोलिए। हाँ, मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ा कर रहूंगी, जो मैंने 1 साल में पढ़ा है न्यूट्रिशन में क्या होता है, और ये जो पैक फूड आते हैं सारी चीजें बताऊंगी धीरे धीरे करके, और बहुत बीमारी में धन्यवाद। कैसे कैसे चीजें। ठीक है। बहुत आशीष बहुत मलिक धन्यवाद जी को दीदी। देखते हैं। आशीष मलिक जी के बाद अब किसी का भी हम क्वेरी नहीं लेंगे, अब बढ़ेंगे आगे का सत्र का। आगे का सत्र हमारा 45 मिनट का है। जी, सभी को जय श्री श्याम। हाँ, जय श्री जी श्याम। मैडम, आपने बताया ना कि जो हार्मोनल्स डिसबैलेंस होते हैं फीमेल्स में, उसके लिए हाँ हम जी, क्या हाँ जी, सीड दे सकते हैं उनको? जैसे अलसी के बीज हैं हमारे, ये जी सारे बीज ही दे सकते हैं वैसे तो। जी जी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पंपकिन सीड डेली थोड़ी 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 क्वांटिटी में देगी। उसको रोस्ट करके दे, या उन चीजों को पानी में रखने के बाद में दे मतलब उसको? आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं और रोस्ट कर भी दे सकते हैं। मतलब उनका तो खाने का जैसे वो कंज्यूम कर लेना, जैसे रोटी में डाल करके, या आपने आटे में मंडवा लिया, या पराठे बनाते हैं जैसे पिट्ठी के टाइप में भर करके फिर बेल जी करें, जी जैसे उनको जी खाने में सुविधा हो वैसे खिला सकते जी, धन्यवाद मैम, आपने काफी अच्छा समझाया। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका भी। अच्छा, अगर कोई इच्छुक है